सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड इट्स गुड टू सी कि इतनी सारी क्लासेस मैंने बीच में गॉल करी हैं, कुछ पुरानी वीडियोस अपलोड कर दी, बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लगातार कोर्स को कर रहे हैं। ऐसे फाइटर लोग ही लाइफ में सफल होते हैं। गुड है भाई। आई नो मैं अपना काम थोड़ा उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा इस बार। कोशिश करते हैं आगे कॉम्पनसेट करने की। चलो शुरू करते हैं। आज मैप स्टेट टू प्रॉप्स पढ़ेंगे हम। एक मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स कुछ है, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। और थोड़ा सा फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे रिडक्स आगा। देखो हमने ना अभी द वे वी आर यूजिंग रिडक्स इज, हमने ये यूज डिस्पैच यूज कर रखा है। ये हमको एक डिस्पैच नाम का फंक्शन दे देता है। जब भी हमको कोई कुछ करना होता है, बटन बटन क्लिक हुआ है या कोई, जब भी हमको कोई एपीआई कॉल करनी है, हम ये डिस्पैच को एक्शन दे देते हैं, एक्शन डिस्पैच हो जाता है, राइट। और जब हमको डेटा चाहिए होता है तो डिस्पैच की हेल्प से हम स्टोर तक डेटा पहुंचा रहे हैं एक्शन डिस्पैच करके, और यूज सेलेक्टर की हेल्प से हम डेटा मंगा रहे हैं। एंड इट इज वर्किंग फाइन, राइट। हमने यहाँ पे हम थे इस पे क्या हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा था क्या? अच्छा, ये भूल गया मैं क्या था, क्या यूआरएल्स थे हमारे, ऑर्डर्स था आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर दिख रहे थे। ऑर्डर नंबर 1 इतना टोटल, इतना इसमें टोटल प्रोडक्ट, क्लिक करते थे तो उसकी डिटेल दिखती थी कि क्या क्या प्रोडक्ट थे। ठीक है, सो इट इज़ ऑल वर्किंग। डेटा जा भी रहा है, डेटा आ भी रहा है, सब हो रहा है, एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई कॉल होकर डेटा स्टोर में जा रहा है। लेकिन ये स्टाइल अप्रोच उतनी अच्छी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट फॉलोइंग सॉलिड प्रिंसिपल्स। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें। सॉलिड प्रिंसिपल्स इज, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर फॉलो करो तो आपका कोड, आप क्लीन कोड, मोर मेंटेनेबल, इजी टू रीड कोड लिख पाते हो। ठीक है, सो बेसिकली देखो, मैं समझाता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। सॉलिड में एक है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस इन सॉलिड। तो ये ऐसे सॉलिड एक फुल फॉर्म है। ये हर फील्ड में, मतलब कोडिंग में ऐसा बहुत हो जाए, जैसे ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना लेते हैं। तो सॉलिड का एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एक इंसान की एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। कंपोनेंट का काम है डेटा को डिस्प्ले करना। वो डेटा कहाँ से निकलेगा, अच्छा जी इस वाले सेलेक्टर से ये निकालो, इस वाले सेलेक्टर से ये डेटा निकालो, ऑर्डर आईडी निकालो यूआरएल में से, फिर उसमें से ऑर्डर आईडी पास करके ऑर्डर निकालो, ये सारा झंझट ये कंपोनेंट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। कंपोनेंट का काम होना चाहिए उसको डेटा मिला, उसने डेटा डिस्प्ले कर दिया। Basically, what we want is most of our components should be dumb components. Dumb components versus smart components क्या फर्क है? स्मार्ट कंपोनेंट में दिमाग है, उसे पता है मैं डेटा कहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं रिडक्स से निकाल रहा हूँ, मैं कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ, मैं यूआरएल में से डेटा निकाल रहा हूँ। और उसको ये भी पता है कि जब मेरा बटन क्लिक होगा, कंपोनेंट को पता है व्हेन, चोट लगवा ली बेटे ने। मुझको पता है कि अगर रोने की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, सो प्लीज नेग्लेक्ट दैट। मुझको ये भी पता है, उस कंपोनेंट को ये भी पता है अगर बटन क्लिक हुआ तो क्या करना है, कौन सा एक्शन डिस्पैच करना है, वो सब पता है उसको, राइट। राइट, और ऑन द अदर हैंड जो डम कंपोनेंट है उसका फायदा ये है कि उसको कुछ भी नहीं पता, उसको प्रॉप में ही मिल रहा है डेटा, उसको नहीं पता वो डेटा कहाँ से आया, और उसको प्रॉप में ही मिल रहे हैं फंक्शन, उसको ये भी नहीं पता ये फंक्शन क्या करते हैं। उसको प्रॉप में फंक्शन मिला कि बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर देना, फलाने के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर देना, उसने कॉल कर दिया, राइट। जैसे ये फंक्शन कंपोनेंट, अभी जो कंपोनेंट है ऑर्डर डिटेल पेज, ये स्मार्ट है, राइट।
स्मार्ट है तो क्या, कैसे स्मार्ट है? देखो, एक तो इसको पता है कि डेटा कहाँ से निकालना है, इट नोज कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इसको पूरी खबर है। और इसको ये भी खबर है कि मैं क्या डिस्पैच करूंगा, जी मैं ये वाला एक्शन डिस्पैच करूंगा, इसको ये डेटा दूंगा। तो ये इसको पता है मैं कौन सा एक्शन डिस्पैच कर रहा हूँ। बटन के क्लिक पे हो सकता है कोई दूसरा एक्शन, जैसे ये वाला तो नहीं डिस्पैच कर रहा ऑर्डर डिटेल। फिर ये देखते हैं ऑर्डर लिस्ट पेज, तो इसको पता है ऑर्डर लिस्ट पेज को कि क्लिक पे, जैसे अच्छा यहाँ पे तो हमने राउट बना रखे हैं, क्लिक वगैरह पे भी एक्शन फंक्शन कॉल करते हैं हम, ये तो अभी यूज इफेक्ट में ही कर रखे हैं। तो दीज आर स्मार्ट कंपोनेंट्स। अब स्मार्ट कंपोनेंट सुनने में तो लग रहा है कि स्मार्ट कंपोनेंट अच्छा है, स्मार्ट है भाई, लेकिन जैसे पॉलिटिशियंस नहीं चाहते ना कि देश की जनता स्मार्ट हो, डंब का बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? नेता लोग कैसे भी चला सकते हैं, इधर धकेलना उधर धकेलना, जो कह दोगे वही मान लेंगे। तो अपने हिसाब से सोचोगे तो स्मार्ट होने का फायदा है, लेकिन नेता लोगों के हिसाब से सोचोगे तो तुम जितने डम उतना इजी टू मैनेज, राइट? सेम चीज यहाँ है, कंपोनेंट जितना डम, कंपोनेंट को मैनेज करना उतना आसान है, कोड को मैनेज करना आसान होता जाएगा अगर सब चीजें डम है, वो अपना दिमाग नहीं लगा रही। देखते हैं कैसे। पहले चलो थोड़ा सा हाई लेवल समझाता हूँ कि कैसे। डम्ब होने पे वो कंपोनेंट मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकता है। जैसे डम्ब लोग हैं ना, उन्हें कुछ भी करा लो, इसलिए सब लोग नेता लोग चाहते हैं कि डम्ब हो। ऐसे ही हम भी चाहते हैं हमारा कंपोनेंट डम्ब हो, फिर उसे कहीं भी यूज कर लेंगे। तो डम्ब कंपोनेंट का क्या फायदा हुआ? डम्ब कंपोनेंट्स एडवांटेज, डम्ब कंपोनेंट का सबसे पहला एडवांटेज तो हुआ रीयूजेबिलिटी। समझाता हूँ कैसे। एक लिस्ट है, मान लो, ये मान लो जैसे ऑर्डर लिस्ट की बात ही करते हैं। ये ऑर्डर की जो लिस्ट है, अगर ये डंब हो तो डंब होगी, तो इसको नहीं पता होगा कि क्लिक करने पे क्या करना है। जैसे अभी तो इसको पता है कि जब भी ऑर्डर नंबर 1 क्लिक हो तो ऑर्डर नंबर 1 वाला पेज खोल दो, इस लिस्ट को पता है, ऑर्डर लिस्ट पेज को, कि मुझे क्या करना है क्लिक होने पे। स्मार्ट है। अगर ये डंब हो जाए तो क्लिक करने पे क्या होना है, ये इसको फंक्शन की फॉर्म में दिया जाएगा, प्रॉप में दिया जाएगा एक फंक्शन, कि चुपचाप क्लिक होने पे वो फंक्शन कॉल कर देना। अब वो फंक्शन अगला ऑर्डर का डिटेल पेज खोलता हो तो डिटेल पेज खुल जाए, कुछ और खुलता हो तो कुछ और खुल जाए। इससे रियूजेबिलिटी कैसे बढ़ी? रियूजेबिलिटी ऐसे बढ़ी, मैं फेसबुक के एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि हमारे ज़माने में फेसबुक ही चलता था, इंस्टाग्राम मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो पर अंदाज़ा लग जाएगा तुमको। फेसबुक पे क्या होता है, यूजर्स की लिस्ट दिखती है बहुत सारी जगह, फ्रेंड लिस्ट बहुत सारी जगह दिखती है, बट हर जगह लिस्ट को क्लिक करने पे काम अलग अलग होता है। आप फेसबुक पे जाओ, टैग, आपने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, फिर आप उसमें अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हो। आपने टैग पे क्लिक किया, आपने बटन क्लिक किया टैग करने के लिए, तो फ्रेंड की लिस्ट खुल के आ गई। वही फ्रेंड की लिस्ट, वही फोटो, कोई नया दोस्त नहीं है, कोई नए फोटो नहीं है, कोई नया नाम नहीं, सब वही आपकी फ्रेंड्स की लिस्ट दिख रही है। बट यहाँ उसका अलग काम है। क्या काम है? जिस फ्रेंड पे क्लिक करते जाओगे वो फ्रेंड टैग होता जाएगा। फिर आपने एक पेज बनाया फेसबुक में ना, आप फैन पेज बना सकते हो, कुछ पेजेस होते हैं। अब वहां पे आप इनवाइट कर सकते हो, या फिर आपने ग्रुप बनाया। एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी। सो आई वाज सेइंग कि आपने ना एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया, अब उस ग्रुप में आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो। आपने फिर से एक बटन पे क्लिक किया, फिर से फ्रेंड लिस्ट खुल गई। लेकिन इस बार फ्रेंड लिस्ट में किसी भी आइटम पे क्लिक करोगे तो अलग काम होगा। पहले किसी फ्रेंड के नाम पे क्लिक कर रहे थे तो वो फ्रेंड टैग हो जा रहा था, अब फ्रेंड के नाम पे क्लिक करोगे तो वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो लिस्ट का कंपोनेंट तो हम एक ही बनाएंगे ना, लिस्ट का कंपोनेंट तो पचासों जगह फेसबुक में दिखता है। आपको किसी को फेसबुक पेज पे इनवाइट करना है, ग्रुप में ऐड करना है, कहीं पे टैग करना है, किसी को फ्रेंड सजेस्ट करना है। जब फेसबुक के दिन खराब आने लग गए और यूजर्स जाने लग गए तो उन्होंने सजेस्ट फ्रेंड, सजेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो बहुत, कि आप कोई नया आपका दोस्त आया फेसबुक पे, तो वो आपको बोलेगा फेसबुक की आपका ये, आपने इसको अभी अभी फ्रेंड ऐड किया है, इसका मतलब ये आपका फ्रेंड है, बट अभी इसके ज्यादा फ्रेंड नहीं है, तो उसको फ्रेंड सजेस्ट कर दोगी और किस किस के साथ ये कनेक्ट कर ले। तो वहां भी फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के लिस्ट में से उसको सजेशन दे रहा हूँ। तो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है।
बट हर जगह लिस्ट के क्लिक पे जो काम होना है वो अलग अलग है। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब उसको बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती हो कि ये लो भैया, इस बार तुम्हें क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल करना है। मैं उसी कंपोनेंट को दूसरी जगह यूज करूंगा, उसको दूसरा फंक्शन दे दूंगा। कंपोनेंट सेम रहेगा, प्रॉप में फंक्शन दूसरा होगा। तो रियूजेबल हो गया। स्मार्ट कंपोनेंट अपना दिमाग लगाता, अपनी स्मार्टनेस दिखाता, हमेशा क्लिक करने पे टैग कर देता, जबकि हमको वो नहीं कराना। या फिर दूसरा तरीका क्या होता, कोड कंपोनेंट के अंदर है वो स्मार्ट है, लेकिन बाहर से हम उसको एक फ्लैग भेजते, कुछ इंफॉर्मेशन भेजते। उसको पता है मैं 4 काम कर लेता हूँ, तुम उसको बताते भैया तुम टैग भी कर लेते हो, तुम ग्रुप में ऐड भी कर लेते हो, बट इस बार ग्रुप में ऐड करना। वो अप्रोच उतनी अच्छी नहीं है। उससे बढ़िया उसको पता ही ना हो कि उसको तो एक फंक्शन दिया जाए कि ये ले भाई, तू डम्ब है, तुझको दिमाग नहीं लगाना, जब भी क्लिक पे कुछ करना होगा हम फंक्शन देंगे, वो फंक्शन कॉल कर देना। कंपोनेंट को एक जगह यूज करो, टैग वाला फंक्शन दे दो, दूसरी जगह यूज करो प्रॉप में उसको ऐड टू ग्रुप वाला फंक्शन दे दो, तो बात समझ आ गई होगी। रियूजेबिलिटी। सेकंड इज टेस्टिंग आसान हो जाती है। टेस्टिंग मतलब जो यूनिट टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्ट जो हम लिखते हैं, हमने कंपोनेंट लिखा, और नॉर्मली जब एक चीज होती है जो तुमको आगे थोड़ी सी एडवांस चीज है, फिर बिगनर्स के लिए नहीं है, टीडीडी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में हम पहले टेस्ट लिखते हैं, फिर कंपोनेंट बनाते हैं। चाहे तुम ऐसे भी टेस्ट ड्रिवन भी नहीं कर रहे, बट यूनिट टेस्ट अगर लिख रहे हो तो इसका तो खैर बहुत फायदा होता है, इससे ना कोड रियूजेबल लिखा जाता है। ये टेस्टिंग ही नहीं सिर्फ एनफोर्स करता कि मतलब बग्स ही नहीं सिर्फ बचाता, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करोगे तो कोड ऐसा लिखना पड़ेगा जो टेस्टेबल हो, जिसको टेस्ट कर पाओ ना, टेस्ट लिखने में पसीने आएंगे। और अगर टेस्टेबल कोड है तो वो अपने आप ही मॉड्यूलर होगा। तो ये दिस हेल्प्स अ लॉट। तो ये तुम आगे करोगे, अभी हम भले ही नहीं लिख रहे टेस्ट, बट तुम टेस्ट लिखोगे ऑटोमेटिक, कंपोनेंट लिखोगे और कंपोनेंट को टेस्ट करने का कोड लिखोगे। बट अगर कंपोनेंट स्मार्ट है तो उसको टेस्ट करने का जो कोड होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। स्मार्ट बंदे को टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई स्मार्ट इंसान है, तो मैं उसको जज करना हो तो बड़ा मुश्किल है। वो झूठ भी बोलेगा तो ऐसे बोलेगा हवा नहीं आने देगा तुमको, राइट? ऐसी कंपोनेंट्स का भी है, जितना स्मार्ट होगा उसको उतना जज करना मुश्किल होगा, उसको उतना टेस्ट करना मुश्किल होगा। तो हम कंपोनेंट को डम बनाएंगे, तो दिस इज अनदर एडवांटेज। टेस्टिंग आसान हो जाएगी, रियूजेबल हो जाएगा, टेस्टिंग आसान हो जाएगी, यही दो मेजर एडवांटेजेस हैं। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे हम डम? ये तो हमारा स्मार्ट है, ठीक है। और इनफैक्ट एक और चीज, उसको रियूजेबिलिटी में ही काउंट करूंगा, पहला ही है वो, बट कैन बी यूज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। ये एक थोड़ा सा एडिशनल, मतलब रियूजेबिलिटी एक तो हो गई विद इन द प्रोजेक्ट, आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी रियूज कर पाओगे अगर डम है। अगर स्मार्ट है तो सेम में ही रियूज करना मुश्किल है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में तो वो बिल्कुल ही आफत हो जाएगा उसको यूज करना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो होता क्या है, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब अगर आप फ्लिपकार्ट ज्वाइन करोगे, तो फ्लिपकार्ट में हमारे लिए तो वो एक ई कॉमर्स की ऐप है, वेबसाइट है, जाओ शॉपिंग कर लो, तो एक ही प्रोडक्ट पता है हमें उनका, चलो एक और है मंत्रा भी फ्लिपकार्ट के, तो उन्होंने बाय किया है। बट एक्चुअली में उनके ना बहुत ज्यादा वो हैं, क्या कहते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझको पॉज करना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट में। मुझे सीम्स लाइक तुमको बैकग्राउंड का बिल्कुल नहीं नॉइज आता, नहीं, मैं अब तो मैं सोच रहा था आ ही रहा होगा क्योंकि काफी तेज आवाज थी। उसका मतलब ये माइक काफी अच्छा काम कर रहा है। मेरे पास वही ब्लू येती है, काफी सारे लोग यूज करते हैं, तो मैंने वही ले लिया था, दिमाग तो लगाया नहीं था, लेकिन सीम्स लाइक इट्स अ वेरी डिसेंटली गुड है इसका मतलब, अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं आती तुमको। हाँ, बाय द वे मेरा स्टूडियो मैंने वहाँ पे ऑफिस में सेटअप करवा लिया है, बिल्कुल उसमें तो पिन ड्रॉप साइलेंट है पूरा, अकोस्टिक ट्रीटमेंट के साथ। तो मंडे से, अगले मंडे से जो क्लासेस होंगी वो वहीं से होंगी, और कंटेंट की रिकॉर्डिंग भी शुरू होगी, जो यूट्यूब पे हम वो जो एनिमेटेड कंटेंट वंटेंट का हम कह रहे थे, वो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं।
ये लंबी लंबी क्लासेस की जगह इसको ना बिल्कुल क्रिस्प करके, कंप्रेस करके, कि जो बात अभी 15 मिनट में समझ आ रही है 5 मिनट में आ जाए और उतना ही अच्छे से आ जाए। सो यू आर वर्किंग ऑन दैट। तो चलो एनीवे, सो ये कैन बी यूज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। अब तो क्या होगा, जैसे फ्लिपकार्ट है, अब उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं इंटरनल, बहुत सारी चीज़ों के लिए। वेंडर्स, कुछ मार्केटिंग के टूल हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं एचआर का उन्होंने अपना कस्टम टूल बना रखा हो, लोगों की लीव्स मैनेज करने के लिए, सैलरीज मैनेज करने के लिए, अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो बड़ी कंपनीज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, भले ही बाहर के लोगों को कमी दिखते हो, अंदर तो बहुत सारे होते हैं। और फिर हम चाहेंगे कि सारे कंपोनेंट्स में ना मैं एक ही जैसी थीम रहे। भाई फ्लिपकार्ट है तो सब जगह फ्लिपकार्ट जैसा ही दिखे, हर सॉफ्टवेयर एक ही तरह के बटन, एक ही तरह का यूआई। थोड़ा दो फायदे, एक तो समझने में आसान रहता है, दूसरा थोड़ा सा थीम दिखती है, ब्रांड कैरी होता रहता है इधर से उधर की। हाँ, तो आप ना सेम एक बटन कंपोनेंट बनाया, हर प्रोजेक्ट में यूज करना चाहोगे, तो क्या किया जाता है, एक लाइब्रेरी, जैसे अब अभी आप एनपीएम इंस्टॉल करते हो ना, ऐसे ही एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो कि एक प्राइवेट रजिस्ट्री पे डाल दी जाएगी। प्राइवेट रजिस्ट्री बोले तो जैसे अभी तो आप जो आप एनपीएम इंस्टॉल करते हो वो एक पब्लिक एनपीएम रजिस्ट्री है। हम तब भी तो हर प्रोजेक्ट में मैं एनपीएम इंस्टॉल करूंगा, बट वो जो एनपीएम इंस्टॉल हो रहा होगा वो लाइब्रेरी, वो पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी नहीं है, हमारी इंटरनल लाइब्रेरी है। तो अगर 10 प्रोजेक्ट हैं और वो मुझे लाइब्रेरी 10 प्रोजेक्ट में यूज करनी है, तो मैं सब जगह जाऊंगा, एनपीएम इंस्टॉल माई ऑसम लाइब्रेरी, एनपीएम इंस्टॉल माई ऑसम लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी का नाम है इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप कोड रीयूज कर पा रहे हो, मेहनत कम लग रही है, कंपोनेंट बार बार नहीं बनाना पड़ रहा, और सेम कंपोनेंट सेम थीम चल रही है, चलो बढ़िया। लेकिन ऐसा हो पाए उसके लिए जरूरी है हर कंपोनेंट अलग, प्रोजेक्ट अलग हो सकता है इस एक अगला प्रोजेक्ट जो हो उसमें रिडक्स यूज ही ना हो रहा हो। ये तो रिडक्स, अब रिडक्स यूज नहीं हो रहा तो यूज डिस्पैच और ये यूज सेलेक्टर ये तो काम ही नहीं करेंगे। बट अगर ये कंपोनेंट डम्ब होता तो इसको इस बात से मतलब ही नहीं होता कि रिडक्स है या क्या है, ये सब जगह काम कर देता। वही डम्ब का यही फायदा है, कहीं भी उसको तुम कहीं पे भी उसको डाल सकते हो, वो कुछ नहीं चूचा ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो लाइफ में स्मार्ट बनना है लेकिन कंपोनेंट डम बनाना है। तो चलो कंपोनेंट डम बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये यूज सेलेक्टर हटाते हैं। अब इस यूज सेलेक्टर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, वी विल यूज कनेक्ट। रिएक्ट रिडक्स में से, रिएक्ट रिडक्स के अंदर से मैंने कनेक्ट इंपोर्ट कर लिया। व्हाट इज कनेक्ट? कनेक्ट इज एन एचओसी क्रिएटर, एक फंक्शन है, इसको कॉल कर दो तो ये आपको एक एचओसी देता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको भी एचओसी बोल देते हैं, मैंने पहले भी बताया है। ऐसा जो फंक्शंस होते हैं जिन्हें कॉल करने से एचओसी मिलता है, कई बार हम ना लेजीनेस में उनको भी एचओसी बोल देते हैं। बट एक्चुअली कनेक्ट को कॉल करोगे तो एचओसी मिलेगा, और फिर उस एचओसी को कॉल करोगे और उसको कंपोनेंट दोगे तो आपको नया कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, और ये जो कनेक्ट है इसको आप एक फंक्शन पास करते हो, जिस फंक्शन का नाम हम अक्सर उसको बोलते हैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स। ये नाम यही रखना जरूरी नहीं है, आप नाम कुछ और भी रख सकते हो, बट अक्सर आपको यही नाम मिलेगा, कन्वेंशन है। नाम में कुछ नहीं रखा, जो मर्जी मेरी मर्जी कुछ भी नाम रखूँ मैं। सो मैं ये आपको फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, फंक्शन से बना लेते हैं, फंक्शन मैप स्टेट टू प्रॉप्स। ये फंक्शन मैंने बनाया और ये फंक्शन फिर मैंने कनेक्ट को दे दिया। तो और कनेक्ट फिर मुझको देगा एक एचओसी, उस एचओसी को अभी मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, और कॉल करते टाइम उसको मैं कंपोनेंट पास कर दूंगा, ऑर्डर डिटेल पेज। ये मेरा कंपोनेंट मैंने पास कर दिया। यहाँ से मुझको मिला, कनेक्ट कॉल करके एचओसी मिला, एचओसी के आगे एक और पेरेंथेसिस लगा के एचओसी कॉल किया तो कंपोनेंट मिला, और उस कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर दिया। और ये, अच्छा यहाँ पे हमने मेमो लगा रखा था तो यहाँ पे मेमो भी लगा देते हैं। भी नहीं आई क्या आवाज? चलो बढ़िया, अगर बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही।
मैप स्टेट। तो अब ये पहले कंपोनेंट को मेमो में डाला एक एचओसी, और फिर उस एचओसी का आउटपुट, मेमो तो क्या करता था हमको पता ही है, याद होगा, और फिर इस एचओसी को मैंने डाला कनेक्ट में। कनेक्ट में नहीं, सॉरी, कनेक्ट ने जो एचओसी दिया उसमें यहाँ पे कनेक्ट कॉल किया, उसने यहाँ तक कनेक्ट को कॉल करके हमें एचओसी मिला, उस एचओसी में मेमो का आउटपुट डाल दिया। तो ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट को मेमो ने एक नए कंपोनेंट में कन्वर्ट किया, और उस नए कंपोनेंट को कनेक्ट किया आउटपुट ने एक और नए कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं, समझ आएगी बात धीरे धीरे। अभी जो मैप स्टेट टू प्रॉप है, ये फंक्शन तो अभी हमने इसमें कुछ कोड तो लिखा ही नहीं। इस कंपोनेंट का काम है, इसको दो पैरामीटर्स मिलते हैं, एक तो स्टेट, एक ऑन। ऑन प्रॉप्स, नाम कुछ भी रख दो, ये खुद की प्रॉप्स, क्या कहानी है खुद की प्रॉप्स की, इसको भी थोड़ी देर में समझ लेंगे। स्टेट, मुझे स्टेट की डेटा टाइप को लिखनी पड़ेगी। स्टेट की डेटा टाइप है स्टेट, ये वो वाला स्टेट है ना। तो स्टेट मैंने स्टोर में से डेटा टाइप इंपोर्ट कर ली। अब इस कंपोनेंट का काम है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। रिटर्न ऑब्जेक्ट विद कीज with prop names as keys and data from store from redux store as value। इस फंक्शन का काम है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो चलो ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देते हैं। ऑब्जेक्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करवा दिया, लेकिन अब इसमें प्रॉप्स क्या होनी चाहिए, तो वो कीज क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में। खाली ऑब्जेक्ट तो रिटर्न नहीं कराना होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा उस ऑब्जेक्ट में। कीज होंगी प्रॉप के नाम, वो प्रॉप जो मैं कंपोनेंट तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो मेरे कंपोनेंट को एक्चुअली में डेटा क्या चाहिए, जो वो रिडक्स से निकाल रहा था, वो ऑर्डर निकाल रहा था और प्रोडक्ट्स, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, राइट। पर अभी थोड़ा सा स्टेप्स में करते हैं, बट उससे पहले इसने यहाँ से रिडक्स स्टोर से निकाला था ऑर्डर्स मैप एंड ऑर्डर प्रोडक्ट्स मैप। ऑर्डर मैप और प्रोडक्ट्स मैप बोल लो इसको, ऑर्डर प्रोडक्ट्स में से वॉटर, तो ये दोनों चीजें निकाली थी, और उसमें से फिर फर्दर ऑर्डर आईडी डाल के ये दोनों चीजें निकाली थी। तो पहले अभी समझाता हूँ मैं। हमको ये करना है कि यूज सेलेक्टर वगैरह ना करना पड़े। तो ये जो ऑर्डर मैप जो ये यूज सेलेक्टर की हेल्प से निकाल रहा था, ये अब मैं इसको सीधा प्रॉप में दे दूंगा, और ये भी मैं सीधा इसको प्रॉप में दे दूंगा, तो यूज सेलेक्टर यूज ही नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं। तो ऑर्डर मैप जो कि वो अंदर अपना वेरिएबल बना रहा था, वो उसको प्रॉप में मिलने जा रहा है। तो मैंने की तो रख दी ऑर्डर प्रॉप, ऑर्डर्स मैप, और इसमें वैल्यू मैंने डाल दी वैल्यू मैंने इसमें ऑर्डर मैप सेलेक्टर, और दूसरा ऑर्डर्स प्रोडक्ट मैप, और फिर ऑर्डर्स प्रोडक्ट मैप, और इसमें ऑर्डर प्रोडक्ट्स सेलेक्टर का डेटा आएगा। और अब यहाँ से मैंने यूज सेलेक्टर हटा दिया, ठीक है। और ये रादर मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स कॉमा ठीक है। और अब मैं इसकी प्रॉप्स और का ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझको कि ये क्या क्या लेता है। ये अभी प्रॉप में तो ऑर्डर्स मैप लेता है, विच इज इस स्ट्रक्चर का आईडी कॉलन नंबर, एंड यहाँ पे मिलता है इसको ऑर्डर का ऑब्जेक्ट, और एक ये ऑर्डर्स प्रोडक्ट मैप लेता है।
हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझ आएगी कहानी। ID कॉलन नंबर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की अरे यही तो है ऑर्डर्स मैप। ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में, चाहे तो उसको ऑर्डर की जगह ऑर्डर आईडी बोल लो। तो ये इस तरह की इसको दो प्रॉप्स मिल जा रहे हैं, ठीक। तो फर्क क्या पड़ा, अब हमको यूज सेलेक्टर यूज नहीं करना, हमारा कंपोनेंट अब थोड़ा डम्ब हो गया। तो देखो, दुनिया में किसी को तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब तुम दिमाग नहीं लगाते, नेता लोग लगाते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि तुम मत लगाओ दिमाग, हमको लगाना दो। सेम चार चीज हम यहाँ चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कंपोनेंट से तुम मत लगाओ दिमाग, तुमको डेटा प्रॉप में मिलेगा, ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि रिडक्स यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि यूज सेलेक्टर तो हटा ही दिया, यूज डिस्पैच बचा है, इसे भी हटाएंगे अभी बस थोड़ी देर में। तो इसको तो पता भी नहीं होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में रिडक्स यूज भी हो रहा है, इसको कोई खबर नहीं है। इसको तो डेटा मिल रहा है, चुपचाप दिखाएगा। वो डेटा निकाल हम स्टेट से रहे हैं, बट कल को तो ये बंदा है जो दिमाग लगा रहा है, बट ये तो अलग फंक्शन है, ये कंपोनेंट नहीं है, ये तो सेम फाइल में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको अलग फाइल में लिख लो, लेकिन ये कंपोनेंट नहीं है, तो कंपोनेंट के बाहर लिखा हुआ है एक दूसरा फंक्शन है। यहाँ स्मार्टनेस है, ये थोड़ा दिमाग लगा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई भी पूरा दिमाग नहीं लगा रहा, ये डेटा निकाल रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस डेटा का करना क्या है। इसको भी आधी खबर है, इसको भी आधी खबर है। कंपोनेंट डेटा दिखा रहा है, उसको ये नहीं पता डेटा आ कहाँ से रहा है। तो इससे क्या हुआ, दिस इज डिवाइड एंड रूल। हम अब छोटे छोटे चीजों में तोड़ लेंगे तो सबको मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसके टेस्ट अलग लिख पाएंगे हम, इसको टेस्ट करना भी आसान। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, किसी भी एक को ज्यादा जिम्मेदारी मत दो। इसका काम है डेटा दिखाने का, मैप स्टेट टू प्रॉप का काम है स्टेट में से सही डेटा निकालने का, ठीक है। चीजें वैसे ही चलेंगी। अब देखो, चला के देखते हैं। ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर की डिटेल दिख गई, बट इस बार डेटा जो आया ये मैंने कंसोल लॉग भी लगा रखा है, ऑर्डर प्रोडक्ट मैप, ये यहां से आया, ठीक। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा मुझको। कंपोनेंट तो डंप हो गया, बट एक ऑर्डर कंपोनेंट का मतलब नाम है ऑर्डर डिटेल पेज, और देखना वो प्रॉप क्या ले रहा है, ऑर्डर डिटेल पेज ले रहा है ऑर्डर्स का मैप। थोड़ा सा अजीब है ना। ऑर्डर डिटेल पेज को तो एक ऑर्डर मिलना चाहिए जो उसको दिखाना हो, ये कैसा घटिया कंपोनेंट बनाया है कि जी ऑर्डर डिटेल पेज, और उसको सारे ऑर्डर देने पड़ेंगे, दिखाना उसे एक है, देंगे हम सारे। सारे क्यों देंगे, इसलिए देंगे ताकि वो फिर यूआरएल में से ऑर्डर आईडी निकाल के और ऑर्डर मैप में से ऑर्डर आईडी डाल के पर्टिकुलर ऑर्डर निकाल पाए। अब हमको यही नहीं पता ना कि यूआरएल में ऑर्डर आईडी कौन सी है, तो इसलिए हम उसको पूरा ही मैप देते रहे, ले भैया। बट ये तो गलत अप्रोच है। कंपोनेंट को रियूजेबल बनाना है, इसलिए तो कर रहे हैं, डम बना रहे हैं। एक एडवांटेज तो यही है ना, रियूजेबिलिटी। बट ये कैसी रियूजेबिलिटी हुई कि जब भी कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, हमारे पास एक ऑर्डर था, हमको वो ऑर्डर दिखाना था, हम गए ऑर्डर डिटेल पेज के पास, ऑर्डर डिटेल पेज मांग रहा है सारे ऑर्डर, तो ये तो कंपोनेंट रीयूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको जब भी रीयूज करना शुरू करोगे तो दुनिया भर का डेटा चाहिएगा, वो डेटा चाहिएगा जो डेटा ये दिखाता भी नहीं। तो हमको इसको फर्दर फिक्स करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं वहां पे, वो काम करेगा ऑन प्रॉप्स, जो भी मैं तुमको बता रहा था कि यहाँ पे टेक्स अ सेकंड पैरामीटर। वी आर कमिंग टू दैट, अभी करते हैं। भाई ये क्या भूल गया, एक सेकेंड। ऑन प्रॉप्स, ये यहाँ पे अभी हम आएंगे, ये करेंगे, तो ये करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व। बट वी आर कमिंग टू दैट। बट कम से कम डंब तो हो गया है, डंब हो गया है। लेकिन तुमने देखा होगा कुछ डंब ऐसे भी होते हैं, होते तो डंब है, लेकिन सवाल बहुत पूछते हैं।
कि उनको जो भी आंसर दे दो वो अच्छा अच्छा करके मान भी लेंगे, लेकिन सवाल बहुत पूछेंगे। ये कुछ ऐसा ही कंपोनेंट है, डम्ब है, जो दे दोगे ले लेगा, लेकिन मांग दुनिया भर की चीजें रहा है, सारे ऑर्डर्स, सारे प्रोडक्ट्स का मैप। तो इसको थोड़ा सा ओवर डम्ब करना पड़ेगा, इतना डम्ब के सवाल भी ना पूछ पाए। बट उससे पहले ये यूज डिस्पैच भी हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी कंपोनेंट डेटा मांगते टाइम तो डम्ब है, लेकिन करना क्या है वो सब यहाँ पे है। इसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। और यहाँ, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये फायदा है, आप इस कंपोनेंट को रीयूज कैसे करोगे थोड़ा समझ लो। ये कंपोनेंट को हर जगह पे अलग अलग ऑर्डर्स, एक जगह पे हो सकता है, जैसे वो फ्रेंड लिस्ट वाला एग्जांपल दे रहा था मैं, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट, वो सेम कंपोनेंट क्लिक करने पे सिर्फ काम ही अलग अलग नहीं करता, कई बार डेटा भी अलग अलग दिखाता है। जैसे कहीं पे हो सकता है कि फ्रेंड लिस्ट में सारे फ्रेंड ना दिख रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड दिख रहे हो। मैंने किसी की प्रोफाइल पे क्लिक किया कि उसके और मेरे कौन से फ्रेंड है जो कॉमन है, तो कॉमन फ्रेंड दिख रहे हो जो हम दोनों के बीच में कॉमन है। कहीं पे हो सकता है वो फ्रेंड दिख रहे हों जिन्होंने एक पर्टिकुलर पेज लाइक कर रखा है, उसमें एक फीचर होता था कि आपके 5 फ्रेंड्स ने ये रेस्टोरेंट लाइक कर रखा है, तो मैं देखना चाहूंगा वो कौन से 5 फ्रेंड है। मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड लिस्ट कॉम्पोनेंट ही खुला, सेम वही फोटो, फोटो के आगे नेम, नेम के नीचे उनका होम टाउन या वट, सेम कंपोनेंट, बट इस बार 5 ही दिख रहे हैं उसमें रिजल्ट। फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट में बस 5 ही रिजल्ट दिख रहे हैं जिन्होंने वो रेस्टोरेंट लाइक कर रखा है, तो वो डेटा भी अलग अलग डिस्प्ले कर रहा है। तो अब वो अलग अलग डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, आप अलग अलग मैप स्टेट टू प्रॉप्स बनाओगे। जैसे ये हो गया मैप स्टेट टू प्रॉप्स फॉर कॉमन फ्रेंड्स मान लो, ठीक है। ऐसे ही एक और बना लिया, तो ये अलग डेटा निकाल के दे रहा होगा। इस कंपोनेंट का काम है, इस फंक्शन का काम है मैप स्टेट टू प्रॉप्स का, स्टेट में से डेटा निकाल के कंपोनेंट को प्रॉप्स में पास कर दे। ये हो गया फॉर कॉमन फ्रेंड्स, फॉर लाइक्स जिन्होंने कोई रेस्टोरेंट लाइक, कोई फॉर पेज लाइक्स, ऐसे अलग अलग बनाओगे। और फिर क्या करोगे, एक्सपोर्ट भी मल्टीपल बार करोगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नेम्ड कर लो अगर मल्टीपल करना है। ये वाला कंपोनेंट हो गया, इसको मैंने दे दिया मैप स्टेट टू प्रॉप्स फॉर कॉमन फ्रेंड्स। ये हमारा देखो जो कंपोनेंट है वो फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर डिटेल है, बट समझ जाओगे, भावना समझना थोड़ी सी। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉमन फ्रेंड लिस्ट, और ऐसे ही एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पेज लाइकर्स जिन्होंने पेज लाइक कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी 2 मिनट के लिए यहाँ पे ये समझ लो, ये फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट है हमारा। तो मैंने फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट को 2 बार कनेक्ट से गुजार दिया और 2 अलग अलग कंपोनेंट्स आउटपुट में आ गए। हैं दोनों फ्रेंड लिस्ट ही, ये भी फ्रेंड लिस्ट है, ये भी फ्रेंड लिस्ट है, लेकिन एचओसी ने दोनों में अलग अलग डेटा पास कर रखा है। तो अब आप, हमने दोनों एक्सपोर्ट कर दिए, जहां आपको कॉमन फ्रेंड लिस्ट दिखानी है वहां कॉमन फ्रेंड लिस्ट दिखाओ, जहां पेज लाइकर्स दिखाने हैं वहां पेज लाइकर्स दिखाओ। बात समझ आ रही होगी। सेम कंपोनेंट 2 अलग अलग मैप स्टेट टू प्रॉप्स की हेल्प से रीयूजेबल कर लिया है। जहां पे आपको फ्रेंड लिस्ट में कॉमन फ्रेंड्स दिखाने हैं वहां पे वो वाला मैप स्टेट टू प्रॉप डाल दो, जहां पे आपको लाइक वाले दिखाने हैं वहां पे वो वाला मैप स्टेट टू प्रॉप डाल दो। जब आप मैप स्टेट टू प्रॉप चेंज करोगे तो कंपोनेंट की प्रॉप भी चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो देखो, रीयूजेबल भी हो गया और यूज करना भी आसान रहा। एक बार आपने कॉमन फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट बना लिया ऐसे करके, अब आप इस कॉमन फ्रेंड लिस्ट कंपोनेंट को मल्टीपल बार यूज कर सकते हो, और हर बार आपको डेटा क्या पास करना है का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उसको ऑलरेडी पता है कि कॉमन फ्रेंड लिस्ट तो कॉमन फ्रेंड से भेजता है कंपोनेंट तक, और पेज लाइकर जो है वो फ्रेंड लिस्ट पेज तक पेज लाइक से भेजता है।
बात समझ आ रही है? हमको व्हाट वी वांट इज चीजें रियूजेबल भी रहें, बट चीजें इजी टू यूज भी रहें। समझना, दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों में आपस में लड़ाई है। इजी टू यूज और रियूजेबल, इन दोनों में हमेशा लड़ाई है। इजी टू यूज बनाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा रियूजेबिलिटी कम होने लग जाएगी, रियूजेबिलिटी की कोशिश करोगे तो इजी टू यूज कम होने लग जाएगा। स्मार्टनेस है कि दोनों चीजें एक साथ कैसे कर पाए। ठीक है, ये यू कैन थिंक ऑफ देम एज सास बहू, एंड यू आर द ब्रिज, दोनों को संभाल के रखने वाले। ठीक है, तो आपका काम है घर में शांति बनाए रखने का। सो कैसे मैनेज करोगे, यहाँ पे हो रखा है। अब मैं बताता हूँ लड़ाई कैसे है। रियूजेबल का मतलब है कि वो फ्लेक्सिबल होगा, तभी तो रियूज हो पाएगा। कहीं उसको कुछ दे दो, कहीं उसको कुछ दे दो। तो जब उसको रियूजेबल बनाओगे, रियूजेबल का मतलब है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेबल। ठीक, कि उसको ना जहां चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब तुमने ना एक वो देखा होगा, एक स्विस नाइफ आता है। लोग पता नहीं किसी काम का होता है नहीं होता, लेकिन लोग छोटे छोटे से स्विस नाइफ कार्ड भी आते हैं। मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार। images.google.com। स्विस नाइफ इज वेरी रियूजेबल। ऐसा जुगाड़, इसमें ना कुछ ये भी है छोटा सा, इसमें से ये निकालो ये भी बन जाता है, वो भी बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। ठीक है, और चलो ये तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं, जो चाहिए वो निकाल लो इसमें से। इसको यूज करके देखोगे तो बड़ा इतना सिंपल नहीं है इसको यूज करना। बट कई चीजें और होती हैं, देखा होगा कि उसको ऐसे मोड़ दो तो ये बन गया, वैसे मोड़ दो तो ये बन गया। ट्रांसफॉर्मर की तरह है वो, अगर मूवी देखी है ट्रांसफॉर्मर। चीजें, बच्चों के टॉयज भी आते हैं कि वो गाड़ी भी बन जाते हैं, वो रोबोट भी बन जाते हैं। लेकिन वो जो टॉयज ऐसे होते हैं, उनको यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसको गाड़ी से रोबोट बनाना है तो उसको तोड़ो मरोड़ो। ठीक है, जितना रियूजेबल बनाओगे उतना उसमें इनपुट्स डाल डाल के उसको चेंज करना, कॉन्फ़िगरेबल बनाना पड़ेगा। और जहां कॉन्फ़िगरेबल बना वहां फिर दिमाग खराब किया, अब इसको यार ये क्या क्या देने, कैसे कॉन्फ़िगर करें। इजी टू यूज इज कि भैया ये बस यही काम करता है, जो चीज एक ही काम करती है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना, कि बस उठाओ यूज करो। हम दोनों में बैलेंस बनाना है हमको, वो बैलेंस हम यहाँ बना रहे हैं। ये रियूजेबल कंपोनेंट है, और तो हमारा कंपोनेंट रियूजेबल है, बट ये जो कंपोनेंट है ये इजी टू यूज है। क्योंकि अब जहां जहां आपको कॉमन फ्रेंड लिस्ट दिखानी है, उसको आपको डेटा क्या पास करना है वो आपको, ये कंपोनेंट आप कैसे यूज करोगे, ऐसे समझना जरा। जहां भी यूज करोगे क्या करोगे, कॉमन फ्रेंड लिस्ट, और बस सिर्फ ऐसे, कोई डेटा बेटा पास नहीं करोगे। डेटा कहाँ से पास हो रहा है, डेटा अपने आप कनेक्ट पास कर दे रहा है मैप स्टेट टू प्रॉप की हेल्प से। अब कॉमन फ्रेंड लिस्ट है तो आइडियली तो इसे फ्रेंड लिस्ट है, अगर आप ये यूज करोगे ना तो अब आपको इसको डेटा देना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड लिस्ट जो है वो फ्रेंड की लिस्ट बेसिकली डेटा मांगेगा ना, कि अच्छा फ्रेंड लिस्ट, मैं तो रियूजेबल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कौन से फ्रेंड दिखाने हैं, मुझे डेटा दो। और फ्रेंड के क्लिक पे क्या करना है मुझे वो भी दो, तो ये तो डेटा मांग रहा है। ये वाला इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है, कि फ्रेंड लिस्ट को हमने स्पेशलाइज कर दिया इस मैप स्टेट टू प्रॉप की हेल्प से। तो मेरा कंपोनेंट रियूजेबल भी रहा, बट कंपोनेंट को बार बार डेटा ना पास करना पड़े, तो मैंने उसकी एक स्पेशल फॉर्म भी बना ली, कि जब भी कॉमन फ्रेंड लिस्ट दिखाना होगा उसके लिए मैंने एक स्पेशल कंपोनेंट बना के रख लिया। बात समझ आ गई होगी शायद। ठीक है, तो आप मल्टीपल मैप स्टेट टू प्रॉप्स बना सकते हो, और जब मल्टीपल बनाओगे तो फिर उनका नाम आपको सिंपल मैप स्टेट टू प्रॉप्स तो रख नहीं सकते, कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। जब दो बनाओगे तो एक को मैप स्टेट टू प्रॉप्स 1 बोल दो, एक को मैप स्टेट टू प्रॉप्स 2 बोल दो। ज्यादा लंबे नाम नहीं रखने, जो भी नाम रखना है। या फिर इसको बोल दो
कॉमन, फ्रेंड्स, मैपर। तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि नाम मैप स्टेट टू प्रॉप्स ही रखना है, इसको बोल दो पेज, लाइक, मैपर, अलग भी रख सकते हो। लेकिन जब एक ही हो तो फिर मैप स्टेट टू प्रॉप ही रख लेते हैं। अभी तो हमको एक ही, तो मैंने एग्जांपल के लिए समझा दिया, बट अभी हमको ऐसी ज़रूरत थी नहीं मल्टीपल बनाने की। तो जब एक ही है तो फिर तो मैप स्टेट टू प्रॉप ही बोल दो उसको, और जब एक ही है तो फिर तो उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही कर दो। फिर एक वेरिएबल नाम क्यों देना उसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हाँ, और यहाँ ऑर्डर लिस्ट। आई होप मैं खुद से बातें नहीं कर रहा था, समझ आ गई होगी बात। ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये। अब आगे हम बात कर रहे थे कि डिस्पैच भी हटा दें। डिस्पैच कैसे हटाएंगे? डिस्पैच ऐसे हटाएंगे, ऐसे एक मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स बना लो, तो वो यहाँ पे कनेक्ट को सेकंड पैरामीटर में जाएगा। तो कनेक्ट 2 पैरामीटर लेता है एचओसी देने से पहले, आप चाहो तो एक ही पास कर दो। अच्छा, एक और चीज़ दिखा दो, बल्कि सॉरी, पहले अगर मैं ये मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स ना बनाऊं बट कनेक्ट यूज करूं, तो कनेक्ट क्या करता है? कनेक्ट हमारे कंपोनेंट को क्या क्या प्रॉप देगा? पहली प्रॉप तो वो देगा, ये प्रॉप्स देगा बेसिकली, राइट? ऑर्डर मैप, ऑर्डर प्रोडक्ट्स, जो भी मैप स्टेट टू प्रॉप में हमने डिफाइन कर रखी है कीज, वो प्रॉप्स कनेक्ट हमारे कंपोनेंट तक पहुंचा देगा। ये कनेक्ट का जो कनेक्ट का दिया हुआ जो एचओसी है वो। बट इसके अलावा वो एक प्रॉप और पहुंचाता है, डिस्पैच, जो अभी आप यूज डिस्पैच से कर रहे थे, अभी आपको यूज डिस्पैच करने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्पैच प्रॉप में ही मिल जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉप में मिल रहा है तो क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा, डिस्पैच। और dispatch basically is just a function जो कि एक्शन लेता है। हमने एक ये डिस्पैच, तो और ये डिस्पैच फिर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो यूज डिस्पैच नहीं यूज करना पड़ रहा बाय द वे हमको ऑलरेडी। लेकिन भले यूज डिस्पैच ना करना पड़ रहा हो, जो ये फंक्शन हमको मिला, ये फंक्शन में दिमाग तो फिर भी हमारा खप रहा है ना, कि अच्छा बस यूज डिस्पैच नहीं कॉल करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो हुक यूज कर रहे थे, हुक की जगह मुझको वो डिस्पैच भी कनेक्ट जो है प्रॉप्स में ही दे रहा है। तो मैं एक बार तुमको चला के दिखाता हूँ, लेकिन अच्छा इसमें तो अच्छा डिस्पैच तो हमने यूज कर ही रखा है। तो ये देखो, मैंने इसको किया रिलोड, तो ऑर्डर आईडी के बेस पे डिस्पैच हुआ होगा एक्शन, तभी तो डेटा आया। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ऑर्डर डिटेल लोडेड, ये एक्शन डिस्पैच हुआ। ये कहाँ से डिस्पैच हुआ? यूज इफेक्ट में हमने यहाँ पे डिस्पैच लिख रखा है, ऑर्डर डिटेल लोडेड, तो डिस्पैच हो रहा है, बट बिना यूज डिस्पैच के डिस्पैच हो रहा है। बट अभी भी कंपोनेंट को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि कौन सा एक्शन डिस्पैच करूं, क्या करूं। ये हम ये भी हटाएंगे। पहले तो खैर ये पूरा एपीआई कॉल ही हमारी सागा में मूव कर जाएगी वैसे तो, लेकिन फिर भी एक्शन तो कंपोनेंट डिस्पैच करता ही है ना, बटन बटन के क्लिक पे उस पे तो वो एक्चुअली में तो यहाँ पे जो होना है, जब रिडक्स सागा यूज कर लेंगे तो यहाँ से तो बस ऑर्डर डिटेल लोड करने का एक्शन डिस्पैच होना है, फिर एक्चुअल लोडिंग करके ऑर्डर डिटेल लोडेड वाला एक्शन तो सागा डिस्पैच करेगा। बट द थिंग इज कि हम डिस्पैच हमको यूज ही ना करना पड़े, हमको प्रॉपर फंक्शन मिला, हम बस सीधा फंक्शन कॉल करें। हमें इस बात से मतलब ना हो कि वो फंक्शन रिडक्स, यहाँ पे यहाँ कंपोनेंट को पता चल रहा है कि अच्छा हम ना रिडक्स यूज कर रहे हैं तभी मुझे डिस्पैच मिला है, तभी मैं एक्शन डिस्पैच कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए कंपोनेंट को पता ही ना हो कि हम रिडक्स यूज कर रहे हैं, ताकि वो उस प्रोजेक्ट में भी यूज हो जाए जहाँ पे रिडक्स यूज हो ही नहीं रहा, हमारा कंपोनेंट दूसरे प्रोजेक्ट में भी हम यूज कर पाए। और सिर्फ वही पर्पस नहीं, अगेन टेस्टिंग वेस्टिंग सब आसान हो जाती है, इसलिए रीयूजेबिलिटी तो है ही पर्पस। ये तीनों पर्पस है जो मैंने बताया, रीयूजेबिलिटी, यूनिट टेस्टिंग इजी, एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट्स।
इन अ वे रीयूजेबिलिटी ही है अगेन। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा कि डिस्पैच उसको भनक भी ना लगे, कंपोनेंट इतना डम्ब हो जाए कि उसको ये भी ना पता चले कि डिस्पैच यूज कर रहे हैं हम, या डिस्पैच से उसको हिंट लग जाएगा कि हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसको हिंट भी ना लगे। तो हम ये फंक्शन बनाएंगे मैच डिस्पैच टू प्रॉप्स, और ये इस फंक्शन का काम है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स में तो हम खैर शायद ऑब्जेक्ट भी पास कर पाएंगे। मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स में मैंने एक फंक्शन बना एक बस ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन भी नहीं बनाया। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कीज होंगी इस ऑब्जेक्ट में, ये तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, फंक्शन था, यहाँ पे तो मैं सीधा ऑब्जेक्ट ही बना रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट विद prop names as keys and functions and action creators as objects। कीज क्या होंगी, prop के नेम्स, और ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एक्शन क्रिएटर्स। एक्शन क्रिएटर तो हमने बनाए थे, जैसे ये ऑर्डर डिटेल लोडेड एक्शन। एक्शन क्रिएटर क्या होता था, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ डेटा लेता हो और एक एक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हो। तो हमने एक्शन क्रिएटर तो ऑलरेडी बना ही रखे हैं, ऑर्डर डिटेल लोडेड एक्शन जैसे एक बना हुआ है। तो ये ऑर्डर डिटेल लोडेड एक्शन को, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग। ऑर्डर डिटेल लोडेड एक्शन नाम की, बल्कि इसमें से ये हटा देता हूँ एक्शन वर्ड, चलो। ऑर्डर डिटेल लोडेड की के अंदर ऑर्डर डिटेल लोडेड एक्शन फंक्शन मैंने, एक्शन क्रिएटर मैंने डाल दिया कि ये हो गई वैल्यू, ये हो गई। अगर मैं पहले ऐसे लिख दे रहा था तो क्या हो जा रहा था, सेम की के अंदर सेम वैल्यू, राइट। दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस, हम ये कई बार पढ़ चुके हैं। सेम की के अंदर अगर उसी वेरिएबल का डेटा डालना हो तो हम फिर ये दो बार लिखने की जगह स्किप कर देते हैं, बट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने की नाम का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो होगा क्या इससे, और ये मैप डिस्पैच टू प्रॉप मैंने पास कर दिया यहाँ। इससे ये हुआ कि मेरे कंपोनेंट तक ऑर्डर डिटेल लोडेड नाम का एक प्रॉप जाना शुरू हो जाएगा। और जब उस, वो प्रॉप भी कैसा प्रॉप होगा, एक फंक्शन प्रॉप होगा, और उस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो जिस डेटा के साथ उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा उस डेटा के साथ ये वाला एक्शन डिस्पैच हो जाएगा। इस फंक्शन को कॉल करो, ये एक्शन डिस्पैच होगा। इस, ये तो की है, इस, जो ये की का नाम है, ये तो ऑब्जेक्ट की है, आप जो भी इसका की का नाम रखोगे उसी नाम से प्रॉप पहुंच जाएगी कंपोनेंट तक। तो अब ये यहाँ पे प्रॉप पहुंच जाएगी कंपोनेंट तक। ऑर्डर डिटेल लोडेड, order detail loaded will be a function, और कैसा फंक्शन होगा, सेम ऐसा फंक्शन होगा, वो सेम वो डेटा लेने वाला जो डेटा ये फंक्शन लेता है, ये एक्शन क्रिएटर लेता है। समझो जरा ध्यान से सुनना, इसमें और इसमें फर्क क्या होने वाला है, ये एक्शन क्रिएटर है, ये एक्शन क्रिएट करके उसे साथ के साथ डिस्पैच भी कर देता है। देखो ये डिस्पैच नहीं करता, ये तो बस एक्शन क्रिएट करके दे देता है। ये वाला एक्शन क्रिएट करके इसकी हेल्प से एक्शन क्रिएट करेगा और उसको डिस्पैच भी कर देगा। तो ये डेटा क्या लेगा, वही डेटा लेगा जो ये लेता है, ये ऑर्डर लेता है। देखो ये क्या लेता है, ऑर्डर डिटेल लोडेड एक्शन, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक। ये भी क्या लेगा, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट ही लेगा। लेकिन ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट लेके बस एक्शन का एक्शन बना के दे देता, ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट लेके इसकी हेल्प से एक्शन का ऑब्जेक्ट बनवाएगा और बनवा के उसको डिस्पैच भी कर देगा। जो डेटा आप इसको दोगे वो इस डेटा को इस तक दे देगा कि ले भाई ऑब्जेक्ट बना के दे मुझे, ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। जब ऑब्जेक्ट बना के दे देगा तो ये एक कदम आगे बढ़ के उसको डिस्पैच भी कर देगा। तो ये भी कैसा है,
ऑर्डर का ऑब्जेक्ट लेने वाला, राइट। रिटर्न कुछ करता नहीं है। ऑर्डर डिटेल लोडेड। अब ऑर्डर डिटेल लोडेड प्रॉप कंपोनेंट तक पहुंच गया, तो मैंने उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब मैं कहीं भी डिस्पैच नहीं यूज करूंगा। ऑर्डर डिटेल लोडेड, जब ऑर्डर डिटेल ऑर्डर्स लोड हो गए, तो मैंने ऑर्डर की डिटेल लोड हो गई, तो मैंने कॉल कर दिया ऑर्डर डिटेल लोडेड, और उसको जो यहाँ पास कर रखा था रेस्पॉन्स डॉट डेटा पास कर दिया। अब देखो कंपोनेंट के हिसाब से सोचो। कंपोनेंट को पता है कि उसने एक फंक्शन मिला उसे प्रॉप में, उसने वो फंक्शन डेटा के साथ कॉल कर दिया। अब कंपोनेंट को नहीं पता कि ये फंक्शन एक्शन डिस्पैच कर रहा है या क्या कर रहा है। आप चाहो इसी कंपोनेंट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर लो, वहां पे प्रॉप में दूसरा फंक्शन दे देना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जब भी आप इस कंपोनेंट को यूज करो तो जो इसके पास फंक्शन आए वो कनेक्ट की हेल्प से ही आए। समझना, मेरा कंपोनेंट है रियूजेबल। मैं चाहूँ अगर मैं अपने कंपोनेंट को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये सारी की सारी चीजें, ये मैप स्टेट टू प्रॉप, मैप डिस्पैच टू प्रॉप, और ये एचओसी में रैप करना, ये कोड किसी दूसरी फाइल में मूव कर दूंगा। यहाँ मैं सिर्फ कंपोनेंट रखूंगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ऑर्डर डिटेल पेज डॉट टी एस एक्स, ऑर्डर डिटेल पेज विद रिडक्स डॉट टी एस एक्स। ठीक, यहाँ मैंने ये बना लिया। एक्सपोर्ट, सॉरी, इट विल ऑल मेक सेंस इन बट अभी देखते जाओ। ऑर्डर डिटेल पेज, और ऑर्डर डिटेल पेज में अच्छा ये वाला ऑर्डर डिटेल, इसको थोड़ा सा विद रिडक्स, यहाँ से मैंने ये हटा दिया, और यहाँ तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेमो, मेमो में मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से इसको मेमो को तो फिर हटा ही देते हैं। समझना जरा चीजों को। देखो अभी इसको देखो, इसमें अब रिडक्स का नामो निशान नहीं बचेगा। कहीं पे भी मैं रिडक्स या रिडक्स से रिलेटेड कुछ चीज इंपोर्ट नहीं करूंगा। ये एक्शन कहाँ इंपोर्ट हो रखा है? डिस्पैच, अच्छा डिस्पैच तो मैंने हटा ही दिया, डिस्पैच प्रॉप की जरूरत नहीं है। तो हम डिस्पैच, तो ये देखो इस कंपोनेंट को देखो जरा आप, इसमें एक्सियोस यूज हो रखा है, रिएक्ट राउटर डोम मॉडल यूज हो रखे हैं, लेकिन इस कंपोनेंट में कहीं भी रिडक्स से रिलेटेड कोई चीज ना इंपोर्ट हो रही है ना यूज हो रही है। ये कंपोनेंट अपने आप में पूरी तरह काम करता है। आप इसको बस एक ऑर्डर का मैप दे दो, और वो ऑर्डर का मैप रिडक्स से निकाल के दो चाहे कहीं और से निकाल के दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम फिक्स करेंगे, ऑर्डर मैप की जगह यहाँ पे सिंगल ऑर्डर लेंगे, अभी आएंगे उस पर। लेकिन ये कंपोनेंट हमारा अपने आप में पूरी तरह यूजेबल है। आप इस फाइल को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल कर लो, इसको एक लाइब्रेरी में शिप कर देंगे, हम देखेंगे वो सब कैसे होता है। मतलब कोर्स में तो नहीं देखेंगे इसमें, हाँ आगे थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, ये 6 महीने के कोर्स में नहीं है वो तो। लेकिन हाँ, तो तुम इसको एक अलग लाइब्रेरी की तरह शिप कर सकते हो और किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर लो। इसको रिडक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर किसी प्रोजेक्ट में रिडक्स यूज कर रहे हो तो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, ये रीयूजेबल नहीं है। हर प्रोजेक्ट का अलग स्ट्रक्चर है। मान लो 2 प्रोजेक्ट हैं जो रिडक्स यूज भी कर रहे हैं। मान लो मैं फ्लिपकार्ट की टीम में, हम फ्लिपकार्ट की इंजीनियरिंग टीम है मान लो हम, तो फ्लिपकार्ट में 5 प्रोजेक्ट है, 5 में से 2 रिडक्स यूज कर रहे हैं, 3 में रिडक्स यूज नहीं हो रहा मान लो। तो जो दिन जिन 2 में रिडक्स यूज हो रहा है उन दोनों में भी ये कोड तो अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनका रिडक्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, दोनों में अलग डेटा है। एक हो सकता है दोनों में ऑर्डर डिटेल है, लेकिन एक है जिसमें कि ऑर्डर की डिटेल
मैनेजर्स देखते हैं कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उनके लिए डैशबोर्ड है, वो अलग रिएक्ट प्रोजेक्ट है। फ्लिपकार्ट के मैनेजर्स के लिए एक प्रोजेक्ट है, फ्लिपकार्ट के वेंडर्स के लिए जो सामान बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे, सेलर्स, तो वो सेलर अलग लॉगिन करते हैं अलग रिएक्ट ऐप में। तो सबको ऑर्डर की डिटेल दिखती है, लेकिन अलग अलग डेटा, ऑर्डर की डिटेल के अलावा और बहुत सारा डेटा, रेडक्स स्टोर का स्ट्रक्चर अलग होगा, तो ये तो अलग अलग हर कंपोनेंट, हर प्रोजेक्ट को अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन हर प्रोजेक्ट को बस ये टेंशन लेनी है कि ये जो मेरा ऑर्डर डिटेल पेज है इसको मैं क्या डेटा दूं। अब ये तो प्रोजेक्ट ही बताएगा ना कि क्या डेटा दिखाना है ऑर्डर डिटेल पेज में, कौन सा ऑर्डर दिखाना है। ये तो रियूजेबल नहीं हो सकता। रियूजेबल होता तो देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना कोई ऐप बनानी है और आप बस एनपीएम इंस्टॉल करो और सब कुछ बन गई है। एनपीएम इंस्टॉल से आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर उन चीजों को कंपोनेंट्स मिल जाएंगे बने बनाए। जैसे एक एंड डिजाइन है, बहुत अच्छी पॉपुलर लाइब्रेरी है, उससे अच्छे खासा आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे बने बनाए, और भी बहुत सारी है मटेरियल। लेकिन फिर और आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उनको जोड़ जोड़ के बनाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो आपको एक कंपोनेंट मिल गया जो ऑर्डर डिटेल दिखाता है, लेकिन उसको ऑर्डर कौन सा देना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट में। तो अब यहाँ पे हम एक बार देखो चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ऑर्डर डिटेल पेज एक सिंपल साफ सुथरा कंपोनेंट है जिसको कि रिडक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑर्डर डिटेल पेज विद रिडक्स, ये उसी कंपोनेंट को डेटा देने के बाद बना हुआ कंपोनेंट है। ये इस कंपोनेंट का काम, इसका काम है, इसमें कोई एक एचओसी हमने यूज कर रखा है, वो एचओसी कनेक्ट एचओसी, वो इस कंपोनेंट को रिडक्स में से डेटा देके और एक नया कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है। सो ये देखना जरा आप इधर, मैं गया जरा app.tsx में। अभी हम ऑर्डर डिटेल पेज, ऑर्डर लिस्ट पेज में इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से? ऑर्डर लिस्ट पेज फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट पेज, फ्रॉम ./ऑर्डर लिस्ट पेज। तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? वो कह रहा है कि भैया ये तो आप इसको प्रॉप्स तो दो, ऑर्डर डिटेल को क्या क्या प्रॉप्स चाहिए, ऑर्डर्स मैप चाहिए, ऑर्डर्स प्रोडक्ट मैप चाहिए, ये दोनों प्रॉप्स चाहिए इसको, और ऑर्डर डिटेल लोडेड भी चाहिए इसको, 3 प्रॉप्स चाहिए। दिस कंपोनेंट आस्क्स फॉर 3 प्रॉप्स। तो कंपोनेंट यूज करोगे तो तीनों प्रॉप्स तो देनी पड़ेंगी। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, ऑर्डर डिटेल पेज विद रिडक्स, ऑर्डर डिटेल पेज मैंने यहां से इंपोर्ट किया। अब नहीं मांग रहा कुछ भी, क्योंकि ये जो विद रिडक्स वाला है ये डेटा देने के बाद कंपोनेंट को सिंपल, एचओसी का क्या काम होता है अगेन, एक कंपोनेंट ले और एक नया कंपोनेंट दे। इसने ऑर्डर डिटेल पेज लिया और एक ऐसा कंपोनेंट दिया जो डेटा को ऑर्डर डिटेल पेज की तरह ही दिखाता है, इसी कंपोनेंट को डिस्प्ले करता है, बेसिकली वो नया कंपोनेंट। बट वो नया कंपोनेंट डेटा नहीं मांगता, अपने आप दे देता है डेटा इसको। तो जब मैं यहाँ पे अब ऑर्डर डिटेल पेज यूज कर रहा हूँ तो एक्चुअली में मैं वो ऑर्डर डिटेल पेज कंपोनेंट नहीं यूज कर रहा जो मैंने बनाया है, मैं वो यूज कर रहा हूँ जो एचओसी के बाद निकला है, और एचओसी में ऑर्डर डिटेल पेज डालने के बाद जो कंपोनेंट निकला है उस कंपोनेंट को यूज करना आसान है, उससे आपको कुछ डेटा नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑर्डर डिटेल पेज, इसको लेट्स कॉल इट ऑर्डर डिटेल पेज न्यू, ये जो ऑर्डर डिटेल पेज न्यू है, जब आप इसको यूज करते हो तो ये ओरिजिनल ऑर्डर डिटेल पेज कंपोनेंट डिस्प्ले करता है, बट ओरिजिनल कंपोनेंट को जो जो डेटा चाहिए ये खुद से दे देता है, आपको नहीं देना पड़ रहा प्रॉप्स। यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है न्यू, न्यू इज कनेक्ट के बाद जो मिला हमें। तो ये इस मैप स्टेट टू प्रॉप की हेल्प से और मैप डिस्पैच टू प्रॉप की हेल्प से चीजें निकाल के इसको खुद दे दे रहा है कंपोनेंट को। ठीक, न्यू बोल लो, ऑर्डर डिटेल पेज
विद रिडक्स बोल लो इसको, ठीक। लेकिन नॉर्मली आप क्या करोगे, ऐसे अलग अलग फाइल में बनाओगे ही नहीं, सेम फाइल में रखोगे जब तक किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं करना, कंपोनेंट आप लाइब्रेरी की तरह शिप विप नहीं कर रहे, वो सब कहानी नहीं कर रहे, और आप फिर सेम ही नाम से यूज करोगे, क्योंकि बाहर ओरिजिनल वाले को तो मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ओरिजिनल वाला तो बस टेस्टिंग के टाइम पे यूज करूंगा मैं। मतलब जब टेस्ट करूंगा, समझना, जब यूज करूंगा तो सीधा कनेक्ट के बाद वाला यूज करूंगा, क्योंकि उसको डेटा नहीं देना पड़ता, यूज करना आसान है। बट चीजें अलग अलग बना रखी हैं मैंने, जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो हर चीज को अलग अलग टेस्ट करूंगा, यूज भले ही फाइनल चीज कर रहा हूँ, ऐसे समझना। ये ऑर्डर डिटेल, इसको मैं यूज करूंगा जो ओरिजिनल वाला है सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पे, ऐसे समझना, जरा समझो थोड़ा सा। मॉड्यूलर चीजें बनाने का फायदा, मान लो हमारा मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन मॉड्यूलर हुआ करता, अभी हमारा मोबाइल फोन इज वन बिग थिंग, सब कुछ एक साथ है। जैसे कंपनी ने बनाने की कोशिश की थी, बट आई थिंक वो चला नहीं। मॉड्यूलर फोन, मॉड्यूलर फोन का मतलब तुमने, हाँ लेगो या लीगो जो भी बोलते हैं उसको, बच्चों के गेम्स होते हैं, देखे होंगे, राइट। इसमें ऐसे पीसेस होते हैं, जोड़ जोड़ के कुछ भी शेप बना लो, हट बना लो, महल बना लो, गाड़ी बना लो, राइट, बच्चे खेलते रहते हैं इनसे, ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के। तो ऐसे ही अगर ब्लॉक हो कि मुझको ना, अब कोई मेरे जैसा इंसान है जो कि जिंदगी में 4 फोटो नहीं खींचे होंगे, डॉक्यूमेंट के फोटो खींचा होगा कभी, किसी पेपर वेपर, इंसानों के तो खींचे ही नहीं, तो मुझको कैमरे की क्या जरूरत है इतने कि इतने मेगापिक्सल उतने मेगापिक्सल। बट हो सकता है मान लो मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ बहुत ज्यादा, मुझको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, मुझको कैमरा नहीं चाहिए, तो मैं अपना फोन ना असेंबल कर पाऊँ, मैंने अच्छा सा कैम वो उठाया, प्रोसेसर, और ये मान लो ये पीले वाला प्रोसेसर है, ये हरे वाला कैमरा, कैमरा मैंने थोड़ा सा सस्ते वाला ले लिया, और मुझको स्क्रीन बड़ी चाहिए लेकिन, क्योंकि मैं गेम खेलता हूँ तो मुझको तो बड़ी वाली स्क्रीन ली, वो जोड़ा खट खट खट, मैं मोबाइल बन गया। तो अगर जितनी चीजें छोटी छोटे हिस्सों में होंगी रीयूजेबल, उसका एक फायदा तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई आपके पास, कि भैया इसको इसके साथ जोड़ा जोड़ा, ऐसे जोड़ जाड़ के कुछ भी बना लो अपने हिसाब का, तो रीयूजेबल हैं चीजें। टेस्टिंग आसान है, अब मान लो मेरा मोबाइल चल नहीं रहा, और जब भी आपका मोबाइल खराब हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, कभी भी आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप कंप्यूटर वाले के पास लेके जाओ, वो हमेशा बोलेगा जी मदरबोर्ड फूक गया है, चाहे एक कहीं कुछ हिलाई हो तार, जी मदरबोर्ड फूक गया, इसका तो मदरबोर्ड बदलेगा, इतने हजार लगेंगे। अब आपको क्या पता, बोलोगे हाँ भैया कर दो। बट अगर अलग अलग होता तो हम क्या करते, दूसरे का मदरबोर्ड निकाला, ठक से चिपकाया, चला के देख लिया, टेस्टिंग आसान होती कि क्या यार लैपटॉप चल नहीं रहा, बैटरी खराब हो गई, कोई स्क्रीन खराब हो गई, या मदरबोर्ड खराब, क्या खराब हुआ है, सब चीजें अलग अलग होती तो जोड़ते टेस्टिंग हो जाती। अलग अलग चीज को ना टेस्ट कर पाना आसान है ना। आपने क्या किया, निकाला सब, बैटरी चेक कर ली, हाँ भाई बैटरी तो ठीक है, फिर कहाँ गड़बड़ है, अच्छा चलो स्क्रीन चेक करते हैं, स्क्रीन भी ठीक है, फिर कहाँ गड़बड़ है। तो समझ लो गड़बड़ पकड़ना आसान होता ना, टेस्टिंग आसान होती, क्योंकि अलग अलग, पूरे लैपटॉप में 100 चीजें हैं, कैसे टेस्ट करोगे कि क्या खराब हुआ है। लेकिन अगर सब चीजों को अलग अलग टेस्ट किया जा सके तो आसान हो जाएगा ना। तो यही यूनिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि हम हर चीज को अलग अलग टेस्ट कर लेते हैं, तो गलतियां पकड़ना आसान रहता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एंड टू एंड टेस्ट, वैसे देखा जाए तो यूनिट टेस्ट का उससे बड़ा पर्पस तो बग्स वग से भी ज्यादा इज कि वो वही मॉड्यूलर भी एनफोर्स करता है। बाकी कई बार चीजें अलग अलग सही काम कर रही होती हैं लेकिन मिलके सही नहीं करती, तो इंटीग्रेशन एंड टू एंड टेस्ट भी कुछ होता है। एनीवे वो अभी का टॉपिक है नहीं। तो हम ना कुछ अब ऐसा ही कर रहे हैं, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो इंडिविजुअल, हाँ, सो व्हाट आई द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज, जब आप टेस्टिंग करोगे तब आप सबको अलग अलग करोगे, है ना। जब टेस्टिंग कर रहे हो कि यार मेरा फोन चल नहीं रहा, तब आप बैटरी को अलग निकाल के देखोगे, दूसरे फोन में लगा के देख लिया, ऐसे करके देख लिया, ठीक है, कि हाँ यार बैटरी तो ठीक है, तसल्ली हो गई, चलो अब दूसरी स्क्रीन चेक करते हैं, स्क्रीन कहीं, अब जैसे आपका कंप्यूटर होता था पुराना, लैपटॉप मॉड्यूलर नहीं है,
जो डेस्कटॉप होता था वो मॉड्यूलर होता था, उसमें कीबोर्ड अलग होता था, माउस अलग होता था, स्क्रीन अलग होती थी, प्रोसेसर अलग होता था, यूपीएस अलग होता था, बैटरी भी उसकी अलग होती थी, एक अलग से डब्बा सा होता था, यूपीएस बोलते थे। ठीक है। अब कुछ खराब हुआ तो आप हर चीज अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। अपना माउस निकालो, दोस्त के में लगा के देख लो, हाँ यार माउस तो चल रहा है। लेकिन जब आप यूज करोगे तो यूज अब सबको एक साथ करोगे, फाइनल को यूज ऐसा नहीं करोगे कि पूरा कंप्यूटर घर पड़ा हुआ है, माउस लिए घूम रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं, अकेला माउस तो किसी काम का है नहीं। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप यूज करोगे कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप ये करोगे जो फाइनल है, ये सब जोड़ जाड़ के मैप स्टेट टू प्रॉप भी लिया, मैप डिस्पैच टू प्रॉप भी लिया, ऑर्डर डिटेल पेज भी लिया, इन सबको कनेक्ट की हेल्प से जोड़ा, एक्सपोर्ट किया, इसको यूज करोगे आप, जो यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैंने, जब मैं यूज कर रहा हूं, कहाँ गया ऐप कंपोनेंट, सो ऐप कंपोनेंट में मैं फाइनल, देखो ऑर्डर डिटेल पेज विद रिडक्स, वहां से जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, करली ब्रेस तो लगा ही नहीं, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, अब नाम तो मैं इसका कुछ भी रख लूँ यहाँ पे, तुमको पता ही है वो तो, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, नाम कुछ भी रखो, लेकिन मैं यहाँ की डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहा हूँ, यूज यही करोगे। लेकिन जब टेस्टिंग वाला कोड लिखोगे, उसमें ये फाइनल को यूज नहीं करोगे, इन इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। तो ये अलग से तब यूज होगा जब या तो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए शिप कर रहे हो लाइब्रेरी में, या फिर टेस्टिंग का कोड लिख रहे हो, टेस्टिंग के कोड में ये यूज होगा, ये अलग यूज होगा, ये अलग यूज होगा। लेकिन एक्चुअल कोड में जो प्रोजेक्ट का कोड है, जो हम सब कुछ राउटिंग कंपोनेंट वो सब जो कर रहे हैं, उस कोड में कनेक्ट का आउटपुट यूज होगा, ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये भी डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये भी डायरेक्टली यूज नहीं होगा। टेस्टिंग में ये सारे अलग अलग यूज होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बना रखे, इसका भी कहीं यूज है, टेस्टिंग, टेस्ट इसको करेंगे, टेस्ट माउस अलग होगा, कीबोर्ड अलग होगा, सब अलग अलग टेस्ट करेंगे कि कहाँ गड़बड़ है। बट जब काम करेंगे तो सबको मिला के जो फाइनल है पूरा कंप्यूटर, उस पर काम करेंगे, सबको जोड़ के। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। अब यहाँ लेकिन देखो एक ये गड़बड़ है, जो इसकी हम बात कर रहे थे कि यार ये क्या कहती है कि कंपोनेंट दिखा रहा है ऑर्डर की डिटेल, और उसको पूरा ऑर्डर का मैप पास कर रखा है, सिर्फ ऑर्डर पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ना इसकी प्रॉप्स कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे मैं, ऑर्डर की डेटा टाइप हो जाएगी ऑर्डर, और प्रोडक्ट्स की डेटा टाइप हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। अरे ऐसा होना चाहिए कंपोनेंट। अब लग रहा है ये हाँ जी ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर डिटेल को जब अब इस कंपोनेंट को कोई यूज भी करेगा तो उसकी बत्ती भी जलेगी, हाँ यार ऑर्डर डिटेल को तो ऑर्डर तो देना पड़ेगा, तो उसको पता है कौन सा ऑर्डर देना है, और अच्छा उस ऑर्डर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी देने पड़ेंगे, तो चलो वो भी दे दो। ऑर्डर और उस पर्टिकुलर ऑर्डर में जितने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स, ऐसे होना चाहिए। और जब ऐसे होगा तो एक तो जब मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऑर्डर और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और अब यहाँ पे मुझको ये सब कहानी भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑर्डर आईडी, इसको तो कंसोल लॉग को मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट थोड़ा और सिंपल हो गया, अब उसको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा, बल्कि इस ऑर्डर आईडी की भी, ये कहीं ऑर्डर आईडी अच्छा मैंने भी यहाँ यूज़ कर रखी है, तो चलो पड़ा रहने देता हूँ, लेकिन देखेंगे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब एक कहानी है कंपोनेंट को, अब ये इस कंपोनेंट को प्रॉप देने की जिम्मेदारी किसकी है, इस मैप स्टेट टू प्रॉप की है। तो पहली बात तो अब इसको ऑर्डर मैप नहीं देना, ऑर्डर देना है, तो यहाँ पे इसको ऑर्डर कर दिया, लेकिन ऑर्डर की का नाम तो ऑर्डर कर दिया, दे तो अभी भी ऑर्डर मैप ही रहे हो ना, तो ये हमको फिक्स करना पड़ेगा।
ऐसे यहाँ पे इसको प्रोडक्ट्स दे दिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के नाम से दे अभी भी प्रोडक्ट का मैप ही रहे हो, तो नाम बदल देने से कुछ नहीं हो जाता। डेटा तो अभी भी एक ऑर्डर ना जाके पूरा मैप जा रहा है ना, राइट। इसको क्या हुआ, ऑर्डर डिटेल पेज, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, अच्छा ये इनकम्पैटिबल है जो हमने डेटा यहाँ पे। अब इसको कैसे, ये देखो एरर भी दिखा रहा है यहाँ पे कि भैया तुम ऑर्डर के नाम पे क्या भेज रहे हो, मैप इसको तो कुछ और चाहिए, आप तो मैप भेज रहे हो, भले भेज ऑर्डर। देखो एक तो मैंने यहाँ पे अगर इस की को कुछ और कर दिया जिससे पहले था ऑर्डर्स मैप, ये कमाल की बात है कि यहाँ एरर ही नहीं दिखा रहा, वाह, एरर दिखना चाहिए वहां पे। एक मिनट, कहीं एरर ही नहीं आ रहा। हम्म, कहीं एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ एरर आ रहा होगा ना, फिर यहाँ पे आएगा। जब मैं इसको apto.tsx में यूज कर रहा हूँ, देखो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर ये प्रॉप पास करो इसको एक्स वाई जेड को। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई जेड कौन सा कंपोनेंट है, कनेक्ट ने जो दिया। अब कनेक्ट इस कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट मांगता है ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स। अब वो दोनों प्रॉप्स कनेक्ट तो पास कर नहीं रहा, कनेक्ट तो ये दोनों पास कर रहा है। तो जो नया कंपोनेंट बचा उसके अंदर दो प्रॉप्स ऐसी हैं जो कि बेसिकली समझना थोड़ा सा इस चीज को, ये ओरिजिनल कंपोनेंट तीन प्रॉप मांग रहा है, इन तीन प्रॉप में से, और इस कंपोनेंट को फिर हम कनेक्ट के अंदर से गुजार रहे हैं, राइट। तो जब हम इस कंपोनेंट को, जो कि ये तीनों प्रॉप लेता है, ये सारा हटा देता हूं, ये कंपोनेंट ये तीनों प्रॉप लेता है, जब मैं इसको कनेक्ट के अंदर से गुजारूंगा तो मुझको इस कंपोनेंट को कनेक्ट के अंदर डालूंगा, एक नया कंपोनेंट मिलेगा। वो जो नया कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या क्या प्रॉप मांगेगा, वो कंपोनेंट वो प्रॉप मांगेगा इन तीनों में से जो कि कनेक्ट नहीं दे रहा। अगर ये तीनों कनेक्ट ने दे दी तो जो नया कंपोनेंट है वो कुछ भी प्रॉप नहीं मांगेगा, वो कहेगा कि जो नया कंपोनेंट है उस नए कंपोनेंट को ये ही कंपोनेंट तो यूज करना है इंटरनली। कनेक्ट को आपने ये कंपोनेंट दिया, नया कंपोनेंट मिला, तो जब जब आप नया कंपोनेंट कॉल करोगे तो फाइनली यही कंपोनेंट कॉल होगा, राइट। वो नया कंपोनेंट इसी पुराने कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। एचओसी क्या करता है, एक कंपोनेंट को लेके एक नया कंपोनेंट देता है और वो नया कंपोनेंट उस ओरिजिनल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। आप नया कॉल करोगे तो बिहाइंड द सीन कॉल तो यही होना है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो तीन प्रॉप मांग रहा है, कनेक्ट ने तीन में से मान लो ये दोनों दे दी, तो जो नया कंपोनेंट है वो कहेगा ओरिजिनल को तीन चाहिए, तीन में से दो का जुगाड़ तो मैं कर लूंगा कनेक्ट की हेल्प से, जो वो मैप स्टेट टू प्रॉप की हेल्प से, बट तीसरी तो मुझे फिर भी चाहिए। अगर मुझे तीसरी नहीं दोगे तो मैं आगे ओरिजिनल वाले को कैसे दूंगा तीसरी। बात समझ आ रही है? तो यही काम हो रहा है यहाँ पे। ऑर्डर डिटेल पेज को हमने कनेक्ट में से गुजारा, और ये मैं इस वाले मैप स्टेट टू प्रॉप के साथ, तो ये इसको ऑर्डर मैप दे रहा है, ऑर्डर प्रोडक्ट मैप दे रहा है, वो दे रहा है जो इसको चाहिए भी नहीं, और जो इसको चाहिए ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स वो दे नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये जो आपने नया कंपोनेंट बनाया, ये नया कंपोनेंट अब ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स मांग रहा है। ये कह रहा है ओरिजिनल वाले को ऑर्डर एंड प्रोडक्ट चाहिए और वो मैप स्टेट टू प्रॉप से आ नहीं रहा, तो तुम तो दो। समझे बात? अब देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे मैप स्टेट टू प्रॉप में चेंज कर दिया, मैंने इसको कर दिया ऑर्डर, इसको कर दिया प्रोडक्ट्स, अब यहां से एरर चला जाएगा। अब यहां से एरर चला गया। अब वो कह रहा है एक्स वाई जेड को कोई प्रॉप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड कॉल करेगा, एक्स वाई जेड कौन सा है, ये एक्स वाई जेड है ये वाला, ये कॉल करेगा इसको, और इसको जो जो प्रॉप चाहिए वो ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर डिटेल लोडेड, सब तो पूरी हो गई। तो जो कनेक्ट से नया कंपोनेंट बना वो कह रहा है मुझे कोई प्रॉप नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल वाले को जो जो डेटा देना है वो मैं अपने आप
जुगाड़ कर लूंगा, मुझको प्रॉप्स में कुछ नहीं चाहिए। नए वाले को प्रॉप में कुछ नहीं चाहिए, ओरिजिनल वाले को तो प्रॉप चाहिए ही अपनी, लेकिन उन प्रॉप का अरेंजमेंट यहाँ से हो जा रहा है। अब वहां से एरर चला गया, लेकिन यहाँ एरर आने लग गया। यहाँ क्यों आ रहा है? वो कह रहा है यार तुम ऑर्डर प्रॉप के अंदर ये भेजना चाह रहे हो, ये तो जाएगा ही नहीं, ये तो मैप है, उसको चाहिए ऑर्डर का ऑब्जेक्ट। क्या करें? यहाँ पे काम आती है, समझना देखना ध्यान से, ऑन प्रॉप्स। अब ये ऑन प्रॉप्स क्या है भाई? ये ऑन प्रॉप्स हैं, अभी रुक जाओ, चलो इसको फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं कर देता हूँ, समझाने में आसान रहेगा। ये ओरिजिनल कंपोनेंट की वो प्रॉप्स हैं जो प्रॉप्स यहां से पूरी नहीं हो पा रही। समझना, देखो दिक्कत ये है, ऑर्डर इसको प्रॉप में मिले उसके लिए हमको ऑर्डर आईडी पता होनी चाहिए, और ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रही है? यूआरएल में से आ रही है। तो यार ये वहां पे कैसे, क्या वहां पे भी हम यूआरएल में से निकालें? बेसिकली इसका तरीका ये है, हम इसको भी राउटर को भी हम एचओसी पे मूव करेंगे। अभी हम राउटर क्या यूज कर रहे हैं? यूज पेरेंट्स। इसकी जगह भी हम रिडक्स वो रिएक्ट राउटर का एक एचओसी यूज करेंगे, जो उन्होंने देना बंद कर दिया, पहले देते तो हमें खुद का बनाना पड़ेगा एचओसी। उन्होंने ज्यादा दिमाग लगा लिया कि एचओसी की जरूरत नहीं है, जो कि 100% है। तो हम एक एचओसी बनाएंगे, वो एचओसी यूज करेंगे। तो होगा क्या, उस एचओसी की हेल्प से हमारे कंपोनेंट को प्रॉप में ऑर्डर आईडी मिलने लग जाएगी, यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक, समझना आएगी बात समझ। ऑर्डर आईडी यहाँ ना मिलके यहाँ मिलेगी प्रॉप में। इसको मैंने बोल दिया ऑर्डर आईडी इज अ नंबर। ठीक, ये कहाँ से, और फिर ये मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर ली। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी प्रॉप में मिलेगी मेरे कंपोनेंट को, प्रॉप कंपोनेंट खुद नहीं निकालेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मेरा कंपोनेंट फर्दर रीयूजेबल हो गया। अभी तक जो मेरा कंपोनेंट था वो ऑर्डर स्लैश ऑर्डर, एक सेकंड वो कहाँ चला गया? मैंने एनीवे इस उस पे पोर्ट पे है ये। एक सेकंड, समझना थोड़ा सा। अभी मेरा कंपोनेंट सिर्फ इसी यूआरएल पे डिस्प्ले हो सकता था, इसी तरह के यूआरएल पे। क्यों? क्योंकि वो यूआरएल में से ऑर्डर आईडी निकालता था। अभी भी तो दिमाग लगा रहा था, मेरा कंपोनेंट पूरी तरह डम्ब नहीं था, उसने रिडक्स से डेटा निकालना बंद कर दिया था, लेकिन यूआरएल में से निकाल रहा था। उसको और डंप करो, उसको ऑर्डर आईडी भी चाहिए, उसको प्रॉप में मिलेगी। अब मेरा कंपोनेंट सिर्फ इस पेज पे ही नहीं यूज हो सकता, मैं उसको किसी भी यूआरएल पे यूज कर सकता हूँ। कोई हो सकता है कोई ऐसा पेज हो जहाँ पे हम, मान लो हम एक ऐसा पेज बनाए जिसमें रोज हो, और रोज को क्लिक करो तो वही वहीं पे रो एक्सपेंड हो जाए, उसकी डिटेल दिख जाए। समझे? देखा होगा। एक तो है कि कहीं पे तो हमारा यूआई ऐसा है कि ऑर्डर पे क्लिक करो तो ऑर्डर का डिटेल पेज खुलता है, कहीं पे ऐसा है कि ऑर्डर पे क्लिक करो तो वहीं का वहीं एक्सपेंड हो जाता है, वहीं पे डिटेल पेज दिख जाता है, यूआरएल चेंज नहीं होता। तो वहां पे हम कैसे दिखाएंगे ऑर्डर डिटेल पेज? क्योंकि वहां पे तो यूआरएल में से तो आईडी निकलेगी नहीं, यूआरएल में आईडी है ही नहीं। मान लो ऐसे हो, ये पेज है, मैं यहीं क्लिक करूँ ऑर्डर यहीं दिख जाए एक्सपेंड होके, अगले पे क्लिक करूँ ये वाला कॉलेप्स हो जाए, इस वाले ऑर्डर की डिटेल दिख जाए। तो कैसे होएगा भाई? वो कंपोनेंट तो मेरा फेल हो जाएगा, क्योंकि वो कंपोनेंट तो यूआरएल में से आईडी उठा रहा है, यूआरएल में तो आईडी नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर पाए कि उसे कौन सा आईडी का ऑब्जेक्ट, कौन सा आईडी की डिटेल दिखानी है। जिस पे क्लिक हुआ उस वाले की आईडी में प्रॉप में पास कर दूं और एक्सपेंड कर दूं। तो दिस इज बेटर, हमने इसको फर्दर डंप कर लिया। एक फायदा तो ये हुआ, हमको करना ही ऐसे है। हम रिडक्स राउटर का भी हमेशा एचओसी यूज करेंगे। तो समझना जरा,
अब ऑर्डर आईडी इसको मिल रही है प्रॉप में, ठीक, लेकिन ये 4 प्रॉप मांग रहा है, ये 4 प्रॉप मांग रहा है, और यहाँ पे कितनी प्रॉप्स मिल रही हैं इसको, ये मांग रहा है 4 प्रॉप, और जो कनेक्ट वाला है ये इसको 4 में से कितनी प्रॉप दे रहा है, 3, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर डिटेल लोडेड, ऑर्डर प्रोडक्ट्स ऑर्डर डिटेल लोडेड, बट एक प्रॉप अभी भी बच जा रही है। तो ये प्रॉप, तो कनेक्ट का जो आउटपुट है वो ऑर्डर आईडी लेगा, ये देखो ये ले रहा है, यहाँ पे एरर आएगा जो कि नहीं आया, जो कि आना चाहिए था, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि, अच्छा अभी तो यही एरर आ रहा है ना शायद, उस वजह से। अभी दिखाता हूँ। तो ये ऑन प्रॉप्स में ना, यहाँ पे एक सेकेंड, ये ऑर्डर आईडी अब मैं यहाँ यूज कर लूंगा। अब मैं ना ऑर्डर में पूरा मैप नहीं भेज रहा हूँ, अभी समझ आएगा। देखो यहाँ से एरर चला गया, देखो एरर लेकिन यहाँ आ रहा है, यहाँ एरर आ क्यों नहीं रहा, ये बात समझ नहीं आई कि मैंने, it should throw an error there but surprisingly it's not throwing. ऑर्डर आईडी नंबर, ऑर्डर आईडी यहाँ, और इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। एक मिनट, इसको बंद करके ओपन करूंगा ना, VS कोड को कभी लटक गया हो। बड़ी अजीब सी बात है कि ये यहाँ एरर नहीं दे रहा है। XYZ शुड डिमांड ऑर्डर आईडी, जो कि समझ नहीं आई भी बात की। Okay, एक second. Is it because of this any? Order ID and high. Okay. Any गेम बिगाड़ रहा है वहाँ पे, और on props ऑर्डर डिटेल पेज, चीजें तो वैसे ही काम कर रही हैं, मतलब वो रन टाइम पे एरर आएगा जब रन करेंगे कि प्रॉप चाहिए, प्रॉप नहीं मिली, रन टाइम पे तो वैसे नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट है। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ।
Model detail page. Model detail. ठीक है चलो। सो इसमें से कोई मैं हाई उड़ाता हूँ, मैंने ऐसे करके देखा था कि वो यानी लिखने की वजह से ना वहाँ पे इन्फ्लुएंस कुछ और होने लग गया था। तो ये देखो अब ये XYZ ये कह रहा है कि इसको आईडी चाहिए। आईडी इक्वल टू मैं इसको पास कर देता हूँ 2 आईडी ऑर्डर डिटेल पेज प्रॉप्स। और ये क्या मांग रहे, अच्छा आईडी नहीं सॉरी ऑर्डर आईडी है वो। इसको XYZ, इसको करते हैं पार्शियल। ये क्या कर रहा हूँ तुमको अभी तो समझ नहीं आएगा, डोंट वरी। पार्शियली है ना वो, यहाँ पे लगाते हैं। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तुम्हारे लिए, बट यार ये टाइप स्क्रिप्ट मुझे लगता है बिगिनर्स को शायद ना जावास्क्रिप्ट में करा लें काम तो बेटर है। आई विल रीथिंक फ्रॉम द नेक्स्ट कोर्स कि क्या करना चाहिए। ये बेसिकली क्योंकि मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए ना, एक तो सब कुछ समझो ऊपर से टाइप स्क्रिप्ट साथ में। तो देखूंगा मैं अगले कोर्स से रीथिंक करूंगा। बेसिकली मैंने ये किया है, ऑन प्रॉप्स जो हैं वो इसमें से कुछ कीज होंगी क्योंकि कुछ कीज तो रिडक्स देते हैं। ये पार्शियल यही करता है, पार्शियल का मतलब है ऑन प्रॉप्स इज सम ऑफ द कीज ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये है कि देखो मैं अगर यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ एक्स, मान लो मैंने लिखा समथिंग इक्वल टू हेलो, तो ये एरर देगा। ये बोलेगा कि समथिंग नाम की जो प्रॉप है, प्रॉपर्टी समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ठीक, ले सो ये क्या ले रहा है, पार्शियल का मतलब है जो आपने समझना जरा, कौन ऐसे देखना टाइप ए टाइप कुछ भी मैंने इसको नाम रख लिया PQR इक्वल टू ID कॉलन नंबर एंड कुछ भी X कॉलन ID कॉलन नंबर नेम कॉलन स्ट्रिंग। ध्यान से देखना जरा, इस बात को समझना। अब मैंने एक बनाया कॉन्स्ट जिसकी टाइप है PQR। अब इसको जब मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा कुछ भी तो यहाँ पे एरर देगा कि प्रॉपर्टी आईडी एंड नेम आर मिसिंग। क्योंकि ए की डेटा टाइप PQR है तो ए के अंदर आईडी भी होनी चाहिए, नेम भी होना चाहिए। चलो तो आईडी ऐड कर देते हैं 10। अब एरर देगा कि आईडी तो मिल गई, नेम इज स्टिल मिसिंग, नेम रिक्वायर प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग, तो चलो नेम भी ऐड कर देते हैं कॉलन सुरेश। उसके बाद मैंने इसमें पास कर दिया कुछ भी नेम एंड एज कॉलन 99। तो ये एरर देने लग गया क्या कि भैया एज तो है ही नहीं, इसके अंदर आप दो ही की होती हैं, आप ये तीसरी की कहाँ से ऐड कर रहे हो, राइट। अब ये समझो कॉन्स्ट बी कॉलन पार्शियल PQR। पार्शियल PQR क्या है, PQR को पार्शियल में दो तो एक नई डेटा टाइप निकल के आती है जिस जो कि ऐसे है समझो, टाइप पार्शियल, इसको
पी क्यू आती है, मैं इसको बोल देता हूँ ABC, और इसको मैंने कर दिया पार्शियल PQR। और ये जब भी मैं अब यहाँ कहीं पे ये टाइप ABC यूज करूंगा, तो तुम टाइप ABC को ऐसे समझ सकते हो, दिस इज लाइक ऐसे लिखने के बराबर है ये, टाइप ABC इक्वल टू ID क्वेश्चन मार्क कॉलन नंबर नेम क्वेश्चन मार्क कॉलन। इसका क्या मतलब होता था क्वेश्चन मार्क का, कि ये ऑप्शनल है। तो ABC और LMN बिल्कुल सेम डेटा टाइप है। ये ABC क्या करता है, ये पार्शियल क्या करता है, पार्शियल में आपने ये पास कर दिया PQR, तो ये PQR के सारी कीज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे मैनुअल लगा दिया। ये तो बात समझ आई। अगर मैंने टाइप ABC करा, तो अब उसके अंदर देखो, मैंने सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिखा तब भी कोई एरर नहीं आ रहा। ID कॉलन 1099 लिखा तब भी कोई एरर नहीं आ रहा, नेम नहीं दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया एज कॉलन 22, तो देखो एरर आ रहा है, क्योंकि ABC में या तो ID होगी या नेम, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट ID भी ऑप्शनल है, नेम भी ऑप्शनल है। पार्शियल का मतलब है, पार्शियल तो समझते हो ना, पार्ट ऑफ दिस, कि ये इसका कोई भी हिस्सा हो सकता है। कोई भी हिस्से में तो हो सकता है सिर्फ ID हो सकता है सिर्फ नाम हो सकता है दोनों ही ना हो। तो देखो सिर्फ ID भी चलेगी, क्योंकि पार्शियल ऑफ PQR मतलब इसका छोटा हिस्सा। PQR में तो ID नेम दोनों चाहिए। ABC क्योंकि PQR का पार्शियल है, तो उसमें सिर्फ ID भी चल जाएगी, या सिर्फ ID भी की जगह सिर्फ नेम भी चल जाएगा, नेम कॉलन सुरेश। यहाँ पे नहीं चल सकता सिर्फ नेम, यहाँ पे तुरंत एरर आ जाएगा कि भैया ID भी दो। एरर आ गया देखो, ID इज मिसिंग। यहाँ पे सिर्फ नेम भी चल जाएगा, और यहाँ पे तो चाहे दोनों ही मत दो। ये भी तो ये भी तो इसका पार्शियल हिस्सा ही है। कैसा पार्शियल है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो पार्शियल का मतलब है ओरिजिनल के अंदर हर की के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, ऐसे। टाइप ABC इक्वल टू पार्शियल PQR लिखो, या फिर टाइप ABC इक्वल टू ID क्वेश्चन मार्क नंबर नेम क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग, सेम बात है। पार्शियल का मतलब समझ आ गया। पार्शियल का मतलब समझ आ गया, तो मैंने ये यूज किया है यहाँ पे। क्लास का टाइम, चलो लेट शुरू की थी, लेट खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ऑर्डर डिटेल प्रॉप्स को मैंने पार्शियल इसलिए किया है, क्योंकि इसका मतलब ये है, मैप स्टेट टू प्रॉप से मैं ये कह रहा हूँ कि भैया मैप स्टेट टू प्रॉप्स, कुछ प्रॉप तो तुम दोगे, जो तुम नहीं दोगे वो हैं ये। इनको तो बल्कि बची हुई प्रॉप्स विल भी ज्यादा बेटर नाम। ये बची हुई प्रॉप्स हैं। कौन सी बची हुई? जिस कंपोनेंट को हम इस मैप स्टेट टू प्रॉप से कनेक्ट करने वाले हैं, और मैप डिस्पैच टू प्रॉप से कनेक्ट करने वाले हैं, उस कंपोनेंट की कुछ प्रॉप तो ये दोनों देंगे। जैसे ये देगा ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, और मैप डिस्पैच टू प्रॉप देगा ऑर्डर डिटेल। तो ये दोनों इसकी 3 प्रॉप दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉप तो अब भी बच गई ना, ऑर्डर ID। तो ये ऑर्डर ID है बची हुई प्रॉप्स में। तो बची हुई प्रॉप्स में बस एक ही है, बची हुई प्रॉप्स में सिर्फ ऑर्डर ID है और कुछ नहीं है, बाकी 3 तो बची हुई प्रॉप्स में ये ऑर्डर डिटेल पेज प्रॉप सारी नहीं आएंगी। ऑर्डर डिटेल पेज प्रॉप में तो 4 हैं। बची हुई प्रॉप विल बी पार्शियल ऑफ दिस। क्यों पार्शियल? क्योंकि कुछ तो इसमें से यही दे देंगे, बची हुई तो पार्शियल वही तो होता है, मतलब ऑप्शनल है कुछ। और क्योंकि ऑप्शनल हो गई सारी, इसलिए मुझको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना पड़ा कि हाँ ऑर्डर ID तो पक्का मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है बाकी सारी तो ये दे रहे हैं, ऑर्डर ID तो लेनी ही पड़ेगी। और यहाँ फिर app.tsx में बेसिकली
अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वहां से मिल गई वो तो मिल गई, जो बची हुई प्रॉप है वो तो दो, मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे दी। अब क्या होगा, ये ऑर्डर आईडी तो कंपोनेंट यूज करते टाइम दी जा रही है, बाकी मैप स्टेट टू प्रॉप दे रहा है, और मैप स्टेट टू प्रॉप ये बची हुई प्रॉप में से ऑर्डर आईडी निकाल के और उस ऑर्डर आईडी की हेल्प से रिएक्ट स्टेट में से मैप निकाल के और ऑर्डर आईडी की यूज करके पर्टिकुलर ऑर्डर ही दे रहा है। तो अब जो मेरा कंपोनेंट है उसको सीधा ऑर्डर और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो देखो कुछ चीजें अब हमारी चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। देखो मैं ऑर्डर नंबर 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर 1 पे क्लिक किया, लेकिन ऑर्डर नंबर 1 पे तो क्लिक किया, लेकिन एरर क्यों आ रहा है। कंसोल, ठीक है, तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया था, वो बंद हो गया था एक्चुअली। अब देखते हैं, देखो मैंने ऑर्डर नंबर 1 पे क्लिक किया, यूआरएल चेंज हो गया, डिटेल ऑर्डर नंबर 2 की दिख रही है। मैंने ऑर्डर नंबर 3 पे क्लिक किया, यूआरएल चेंज हो गया, डिटेल अभी भी ऑर्डर नंबर 2 की दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऑर्डर नंबर 2 का कितना प्राइस है, 3023। मैं किसी भी ऑर्डर पे क्लिक कर लूं, टोटल प्राइस 3023, दिस इज ऑर्डर नंबर 2। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी हार्ड कोड कर दी है, अब हम यूआरएल से नहीं उठा रहे। ये तो गड़बड़ है, हमको यूआरएल से उठानी है, ध्यान से समझना, लेकिन कंपोनेंट खुद ना उठाए, कंपोनेंट रीयूजेबल रहे। फिर कहाँ से उठेगी ये, अगली क्लास में हम ये करेंगे कि ये जो है इसको एक और एचओसी में डालेंगे, कनेक्ट, कनेक्ट के बाद विद राउटर, एक रिएक्ट राउटर की बनाएंगे। ये विद राउटर क्या करेगा, कनेक्ट का जो आउटपुट है, समझना, ओरिजिनल कंपोनेंट को चाहिए थी 4 प्रॉप, उसमें से कनेक्ट ने दे दी 3 प्रॉप। तो कनेक्ट ने, पहला था ऑर्डर डिटेल पेज वाज द ओरिजिनल, राइट, इसको हमने कनेक्ट में से गुजारा, तो लेट्स कॉल दैट ऑर्डर डिटेल पेज कनेक्टेड, एक नया कंपोनेंट बना। ये कितनी प्रॉप लेता था, 4। ये कितनी प्रॉप मांगता है, सिर्फ 1। 3 तो ये अपने आप अंदर से अरेंजमेंट कर लेता है। ये डम्ब था बिल्कुल, ये सब कुछ मांगता था। ये क्या कह रहा है, मुझे बस ऑर्डर आईडी दे दो, बाकी मैं खुद अरेंज कर लूंगा। तो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ इसके ऊपर फर्दर चीजें ऐड हुई हैं, मैप स्टेट टू प्रॉप, मैप डिस्पैच टू प्रॉप, तब ये बना है। ये 4 प्रॉप मांगता था, ये 1 मांगता है सिर्फ। हम इसको फिर गुजारेंगे विद राउटर, तो ये फर्दर एक नया कंपोनेंट बनेगा, ऑर्डर डिटेल पेज कनेक्टेड एंड दैट टू विद राउटर। ये नया कंपोनेंट नाम दे दो चलो इसको। ये कनेक्टेड भी है, इसमें कनेक्ट वाला डेटा भी आ रहा है और राउटर वाला डेटा भी आ रहा है। तो ये कितनी प्रॉप मांगेगा, ये कितनी प्रॉप मांगता था, 1। इस कंपोनेंट को जब मैंने राउटर में से विद राउटर एचओसी में से गुजारूंगा, तो जो नया कंपोनेंट बनेगा वो कितनी प्रॉप मांगेगा, 0। वो जो 1 प्रॉप मिसिंग है, ऑर्डर आईडी जो ये मांग रहा है, उसका ये अरेंजमेंट खुद कर लेगा। ये 4 मांगता था, 4 में से 3 का अरेंजमेंट इसने खुद करा, इसने 1 की डिमांड करी, आगे इसने फर्दर इसने 1 की डिमांड करनी भी बंद कर दी। ये कह रहा है कि वो 1 का अरेंजमेंट, तो ये 1 प्रॉप का अरेंजमेंट करेगा और वो प्रॉप इसको पास कर देगा। ये 3 प्रॉप का अरेंजमेंट करेगा और 1 यहाँ से आई तो उसके पास 4 इकट्ठी हो गई, ये चारों इसको दे देगा। इसका काम है डिस्प्ले करने का। ऐसे समझो कंपनी है, कंपनी में ये मेहनत करने वाला बंदा है, लेकिन उसको 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। ये गया अपने सीनियर के पास, इस सीनियर ने 4 में से 3 दे दी, बट चौथी भी मांग रहा है। ये तो चारों इसी से, ये तो सारी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर से मांगेगा ना। लेकिन ये सीनियर 3 तो खुद दे सकते हैं, 1 इसे भी नहीं पता। इसने अपने सीनियर को कांटेक्ट किया, उस सीनियर से 1 प्रॉप ली,
3 प्रॉप इसने खुद से अरेंज करी और चारों प्रॉप इसे दे दी, काम सारा इसने किया। तो चीजें हमने ब्रेक डाउन कर ली। तो ये विद राउटर एचओसी हम अगली क्लास में बनाएंगे। जब तक विद राउटर एचओसी नहीं बनता तब तक तो हम जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे वो कनेक्ट वाला नहीं, विद राउटर वाला। और जब विद राउटर वाला करेंगे तो वो ऑर्डर आईडी भी मांगनी बंद कर देगा। ओरिजिनल यूज करोगे तो वो 4 प्रॉप मांगेगा, कनेक्ट वाली यूज करोगे तो वो 1 मांगेगा, और कनेक्ट के ऊपर भी राउटर लगा एचओसी लगा के फिर यूज करोगे तो वो 1 भी प्रॉप नहीं मांगेगा। तो यहां से ऑर्डर आईडी देनी हम बंद कर देंगे। ऑर्डर आईडी विद राउटर एचओसी अपने आप यूआरएल में से निकाल के कंपोनेंट को देगा। लेकिन कंपोनेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि यूआरएल से आ रही है या कहाँ से आ रही है। तो होगा क्या, बल्कि अगर जो मैं तुमको अभी एग्जांपल दे रहा था ना कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये विद राउटर तो अभी है नहीं तो हटा दूं। जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ क्लिक करूं तो यहीं का यहीं एक्सपेंड हो जाए, लेकिन अगर मैं फुल पेज पे देखना चाहता हूं तो मैं कहीं आगे क्लिक करूं तो नया यूआरएल खुल जाए। तो ऑर्डर डिटेल जो है वो इसी पेज पे भी दिख रही है और नए यूआरएल पे भी दिख रही है। तो 2 जगह पे ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट यूज हो रहा है। इस पेज पे भी ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट डिस्प्ले होता है और नए यूआरएल पे भी ऑर्डर डिटेल कंपोनेंट डिस्प्ले होता है। बट फर्क क्या है, नए वाले पे वो यूआरएल में से डेटा निकाल के दिखाएगा, यहाँ पे यहीं से दिखाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, ऐसे समझना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना करके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नेम्ड कर लूंगा, ध्यान से सुनना। ऑर्डर डिटेल पेज कनेक्टेड, और फिर इसी को फर्दर एक बार और कर लूंगा, कॉन्स्ट पेज कनेक्टेड विद राउटर, विद राउटर ऐसे। तो कनेक्टेड है और कनेक्टेड वाले को एक बार और एक एचओसी में से गुजार दिया तो एक नया कंपोनेंट आ गया। अब जहां पे मैं यूआरएल बेस्ड दिखाना चाहता हूं वहां मैं ये यूज करूंगा, ये कुछ नहीं मांगेगा, ये यूआरएल में से उठा के आईडी दिखा देगा, ऑर्डर डिटेल पेज। बट जहां मुझे सेम पेज पे एक्सपेंडेबल दिखाना है वहां पे मैं ये वाला कंपोनेंट दिखाऊंगा। बट चाहे ये कंपोनेंट दिखाओ चाहे ये कंपोनेंट दिखाओ, एक्चुअली में दिखा तो तुम सेम ही कंपोनेंट रहे हो, ऑर्डर डिटेल पेज। बात समझ आई? ये एक प्रॉप मांगेगा तो इस वाले पेज पे तो मैं जहाँ पे हम क्लिक करने पे एक्सपेंड कर रहे हैं वहां पे तो आईडी हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं, यूआरएल में तो आईडी है ही नहीं, वहां पे मैं ये वाला यूज कर लूंगा। और अगले पेज पे एक दूसरे हमारी हम सेम ऐप के अंदर कहीं दूसरी जगह भी हमको ऑर्डर डिटेल पेज दिखाना है बट वहाँ यूआरएल में से डेटा उठा के दिखाना है, तो वहां पे मैं ये वाला यूज कर लूंगा। तो दिस इज हाउ एचओसी बेसिकली वर्क, कि आप ना जैसी जरूरत उसी हिसाब से चीजें असेंबल करो, यूज कर लो। ठीक है, ये रीयूजेबिलिटी फिजिकल वर्ल्ड में मुश्किल है, कोडिंग में आ जाती है आराम से, क्योंकि कोडिंग में ना फिजिकल वर्ल्ड के कंस्ट्रेंट। अब ओरिजिनल वर्ल्ड में अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसे मोबाइल बन जाते कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं घर में मान लो मेरा छोटा भाई है, वो उसने उसके फ़ोन में अच्छा कैमरा है, तो मैंने उसको बोला भाई जरा अपने फ़ोन का कैमरा निकाल के दे दे यार आज के लिए, ये तू मेरा कैमरा ले ले। और मैंने अच्छा कैमरा लगा लिया, बाकी बड़ी स्क्रीन तो मेरे फ़ोन में थी, तो मेरा जो रोज का काम है कि बड़ी स्क्रीन पे गेम खेलता हूँ वो भी चल रहा है, और साथ में मैं अच्छे। सो मॉड्यूलर होते फ़ोन तो बड़ा अच्छा होता। आम, कुछ भी किसी से मांग दो कि भाई आज के लिए अपने फोन का एप्पल का लोगो दे दे जरा, जरा जा रहा हूँ कहीं, मतलब समझ रहे हो कितनी सही सेटिंग हो जाती। लेकिन नहीं हो सकता फिजिकल वर्ल्ड में। यहाँ हो सकता है, यहाँ हम किसी के साथ कुछ भी जोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। ये कंपोनेंट लो, इसको इस वाली मैप स्टेट टू प्रॉप के साथ जोड़ के एक नई चीज बन गई, इसी कंपोनेंट को कोई दूसरा मैप स्टेट टू प्रॉप के साथ जोड़ के कुछ और बन गया, और फिर जो यहाँ से बना था उसमें राउटर और लगा दिया तो कुछ और बन गया। अब आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। भावना समझ आ गई होगी। बट अभी नहीं कर रहे, अभी अगली क्लास में करेंगे विद राउटर। तब तक के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया ये हार्ड कोड।
अभी तो भैया ऑर्डर आईडी 2 ही दिखेगा सब जगह, लेकिन कंपोनेंट हमारा बिल्कुल डम्ब हो गया है, बिल्कुल डम्ब। उसको नहीं पता ये ऑर्डर आईडी यूआरएल में से आ रही है, कहाँ से आ रही है। उसको दी, उसने चुपचाप दिखा दी। उसको नहीं पता ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, रिडक्स में से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसको प्रॉप में मिला, उसने चुपचाप दिखा दिया। उसको ये भी नहीं पता कि इस फंक्शन के क्लिक करने पे क्या होता है, एक्शन डिस्पैच होता है, कुछ और होता है। इसको पता है जब जब ऑर्डर डिटेल लोड हो जाए तो मुझको चुपचाप ऑर्डर डिटेल लोडेड नाम का जो प्रॉप है वो कॉल कर देना है। कंपोनेंट को नहीं पता कुछ, देखो कितना डम्ब है। उसका काम है ऑर्डर की डिटेल लोड कराई, और जब लोड हो गई तो कॉल कर दिया बस। इनफैक्ट मैंने बताया ये भी हम सागा में मूव कर देंगे तो ये फर्दर डम्ब हो जाएगा। तुम चीजों को स्प्लिट कर रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। एक बंदा एक जिम्मेदारी, उसको ज्यादा पता भी नहीं होगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएगा, अपना काम अच्छे से करेगा। ठीक। अब होमवर्क समझ लो। तुमको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, उस नए प्रोजेक्ट की एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, पैट फाइंडर करके है। तो उसके लिए वो पुराने लेक्चर की वीडियो है, पैट फाइंडर डमी एपीआई। उसमें वैसे डिस्क्राइब्ड होगी वो, ये यही था क्या वो, हाँ। पैट फाइंडर, ये इसी पे साइन अप करना है, पैट फाइंडर और इसकी एपीआई। तुमको एक टोकन वोकन मिल जाएगा। साइन अप, साइन अप विद गूगल। ये सिर्फ यूएस के लिए है, तो अपना एड्रेस यूएस का डाल देना कोई भी इंटरनेट से उठा के। आई होप आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, एक भी मुझे चलो एनीवे, वो डू इट एट योर ओन रिस्क। मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन यूएस का एड्रेस डाल रहे हैं इंडिया में तुम। एनीवे, चलो इस पे साइन अप कर लोगे, तुमको एपीआई की मिल जाएगी, तुम इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसकी हेल्प से एक छोटी सी ऐप बनानी है, वो मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा पिछले बैच का। थोड़ा सा ये जो पिछले कुछ लेक्चर पिछले अपलोड कर रहा हूँ मैं, कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, इस सब में थोड़ा घिचपिच तो हो रही है। जैसे मैंने तुमको सागा के लेक्चर अपलोड कर दिए थे, लेकिन उसमें तुमको मैप स्टेट टू प्रॉप ही नहीं पढ़ा था तुमने अब तक। और अब जो मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा, उस असाइनमेंट में वहां पे हमने क्रिएट सेलेक्टर वगैरह शायद नहीं पढ़ रखा है, उस पिछले बैच में जब ये पैट फाइंडर बनाया। तो तुमको पैट फाइंडर ऐप बनानी है, पहले वो वीडियो देखो, फिर जो असाइनमेंट उसमें बनाया सेम तुमको बनाना है। बट तुमको अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता है कि मुझे तो क्रिएट सेलेक्टर पता है, ये तो क्रिएट सेलेक्टर यूज ही नहीं कर रहे, तो तुम कर लेना। क्योंकि पिछले बैच में तब तक मैंने क्रिएट सेलेक्टर पढ़ाया नहीं था, अलग ऑर्डर में पढ़ाई थी चीजें, इस बार अलग ऑर्डर में पढ़ाई है। ठीक है। तो ये है असाइनमेंट। हाँ, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। कुछ डाउट्स हैं तो मैं भी, एक तो ये है कि इंटरव्यूज कब से शुरू होंगे। इंटरव्यूज अभी करेंगे जल्दी ही शुरू, हफ्ते 2 हफ्ते में। थोड़ा सा ये सागा के बाद ही करेंगे, जब ये थोड़ा रिडक्स वाला तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये। कुछ और सवाल है किसी का? दीपक। सर सर जो पैट फाउंडर वाली एपीआई सर, वो फर्स्ट बैच में आपने यूज करी थी वही है या अलग है? वही है। नहीं वो सर, प्रॉब्लम सर उसमें होती है 10 या 15 मिनट बाद साइन अप मांग रही है सर दोबारा से। अच्छा। हाँ सर, वो वाली एपीआई 10 या 15 मिनट बाद दोबारा से साइन अप मांग रही है सर। दोबारा साइन नंबर नया अकाउंट बनाओ। हाँ सर, बनाने के बाद फिर से टोकन एक्सपायर हो जा रहा है 10 या 15 मिनट बाद। अच्छा, तो टोकन एक्सपायर हो रहा होगा, तो वो टोकन तो तुम मतलब नया अकाउंट थोड़ी बनाना पड़ रहा होगा, बस टोकन नया जनरेट करना पड़ रहा होगा, है ना? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तुमको मतलब जब हम टेस्ट करेंगे तो हम उसमें अपना टोकन डाल के टेस्ट कर लेंगे। 10-15 मिनट, मतलब एक बार जाओ टोकन जनरेट करके दोबारा से यूज करनी शुरू कर दो, कोई बात नहीं। अब वो मतलब हो तो जाएगा ही, थोड़ा सा पेन है तो। ठीक है। ठीक है सर।
दिव्यांशु? सर ये एक उसमें पिछले जो आपने लेक्चर डाले वो वाले सागा वाले, उसमें मतलब एक वो वाला कॉन्सेप्ट है यील्ड वाला ना, कि मतलब जब हम यील्ड 2 कॉल करेंगे तो उसमें यील्ड 3 का आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ वो वाला थोड़ा समझ नहीं आया। यार देखो, वो समझाने के लिए तो अब थोड़ा सा ऑलरेडी 8:25 हो चुके हैं, तो मैं अगली यस क्लास सर। में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ मतलब उसमें ऐसा था, मतलब कि जब आप बोल रहे थे कि यील्ड 2 कॉल होगा तो यील्ड 3 का जो वो होगा मतलब प्रोमिस होगा या वो आउटपुट आएगा वो उसमें जाएगा यील्ड 2 में, वो नहीं ये- थोड़ा। जब हम नहीं नहीं दैट्स नॉट व्हाट आई वाज सेइंग। जब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तो जिस बेसिकली, चलो मैं अगली क्लास में तुमको समझा देता हूँ एक बार दोबारा से, फिर मैं एक बार पूरा जनरेटर बता ही दूंगा। ओके सर। ठीक है, वो उतना नहीं भी समझ आ रहा तो एक बार वैसे देखो दोबारा से जो मैं वहां पे कह रहा हूँ, एक बार वो रिकॉर्डिंग, वो पार्ट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो दोबारा देखना, वरना फिर मैं जनरेटर एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर ऐसी दिक्कत है तो। और हाँ, ये मैं सबके लिए यस। कह रहा हूँ, वो यार वो वीडियोस में क्या है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इतने टाइम पहले पढ़ाया था। अब उसमें कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे यही मैप स्टेट टू प्रॉप किसी बच्चे ने बताया, तो मुझको पता चला कि उन वीडियोस में मैंने मैप स्टेट टू प्रॉप यूज कर रखा है, और वो मैंने पिछली क्लास में पहले पढ़ा दिया था, इस क्लास में अब तक पढ़ाया नहीं। तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई मैप स्टेट टू प्रॉप के अलावा ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूज कर रखा है बट नहीं पढ़ रखा हमने? एनीवन? कुछ और तो नहीं है ना? सो आई एम अज्यूमिंग कि कोई और नहीं है, क्योंकि कोई आंसर नहीं आया। आइडियली तो मुझको ये करना चाहिए कि ये लेक्चर उन दोनों लेक्चर से पहले डाल देना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाएगा अब, है ना? मतलब सागा वालों से पहले मैं ये लेक्चर इंसर्ट कर दूं, उनका नंबर आगे बढ़ा दूं यूट्यूब पे, लेकिन कंफ्यूजिंग ना हो जाए। दिस विल बिकम व्हाट, लेक्चर नंबर, एक सेकंड देखूं जरा, ये कर लूं क्या मैं यूट्यूब पे? ऑडियो होगी, प्लेलिस्ट, 1 Macalo Tikki, please. रेडक्स सागा, इस लेक्चर को 51 बना दूंगी, और इसको 52, इसको 53, आई थिंक। हाँ नहीं, चलो देखते हैं। हाँ यार, दिव्यांशु, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, अवेट वो असिंक और अवेट वाला भी है उसमें ना कॉन्सेप्ट, जो हम उसके देन की जगह पे यूज कर रहे हैं, वो भी नहीं थोड़ा। अरे यार, वो भी बस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो अगली क्लास में मैं तुमको ऐसे का वेट पढ़ाता हूँ, और फिर उन दोनों लेक्चर को मैं आगे खिसका दूंगा। तो मैं आज इसको अपलोड करूंगा एज लेक्चर नंबर व्हाट 49, और वो 50 और 51 हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। वो सिर्फ इसलिए है, तुमको तो पता है कि तुम 50 और 51 देख चुके हो, तुमको जाके 49 देखना है, मतलब आज वाला देखना है जिसको रिवॉच करना हो। बट कोई नया बंदा है यूट्यूब पे तो वो जर्नी में दिक्कत नहीं आएगी। अगली क्लास में हम एसिंग का वेट पढ़ते हैं, और जनरेटर फंक्शंस। हाँ, जनरेटर फंक्शन से एक बार रिपीट करा दूंगा। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स फॉर ऑल द पेशेंस। मैं थोड़ा सा चीज़ों में बिजी होने की वजह से इस बार थोड़ा सा मजाक सा हो गया क्लासेस के साथ, बट तुम लोग काफ़ी पेशेंस दिखा रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, सो थैंक यू फॉर दैट। चलो मिलते हैं शायद वेडनेसडे को, होपफुली। ठीक है, ओके।